देखिए पहला क्वेश्चन है कि घाव क्या होता है, इसके प्रकार क्या है। देखिए क्वेश्चन तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। बाकी रिवीजन है, तो रिवीजन में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको याद आकर आप लिख सकते हैं, रिवीजन हो सके, ठीक है। आपसे पूछेगा कि वाउंड क्या होता है, वाउंड का क्या प्रकार होता है, और घाव वाले मरीजों का जो है नर्सिंग देखभाल लिखे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नर्सिंग देखभाल तो आप तो जानते हैं कि कैसे करना है। घाव वाले पेशेंट को दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना, ब्लीडिंग होगा तो तरल पदार्थ को कमी होगा शरीर में, तो इन सब के लिए नर्सिंग देखभाल लिखते हैं, समझ गए। बाकी चलिए हम लोग देखते हैं घाव क्या होता है। देखिए घाव क्या होता है, अचानक किसी प्रभाव या हमले से त्वचा या तंतुओं यानी फाइबर का टिश्यू का फट जाना घाव कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ों के अचानक मतलब इफेक्ट होने से या हमला होने से जो है स्किन या वहाँ का जो तंतु होता है, जो रेशेदार जो मसल्स है, उसको फट जाने से जो है घाव कहलाता है, समझ गए। यह छिछला भी हो सकता है और सिराओं, मांसपेशियों, हड्डी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। यह छिछला मतलब स्किन को भी प्रभावित करेगा और साथ में यह सिराओं को, मांसपेशियों को, हड्डियों को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है एक घाव, समझ गए। तो घाव समझ गए। चलिए अब हम लोग घाव के प्रकार को समझने के लिए, घाव को जो है मात्र 2 ही प्रकारों में बांटा गया है। ऐसे तो बहुत प्रकार है, बट याद रखने के लिए रखिएगा यार कि घाव को 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। 2 प्रकार कौन है, तो एक होता है ओपन वाउंड और एक होता है क्लोज वाउंड, समझ गए ना। मात्र ये 2 ही घाव का प्रकार है। ओपन वाउंड कौन सा होता है, खुला घाव। खुले घाव वह होते हैं जिसमें शरीर से खून बहने लगता है, वह त्वचा फट जाता है। देखिए खुले घाव का मतलब है कि घाव का मुंह होगा, वहाँ पे जो घाव होगा उसका जो है मुंह होगा, वहाँ से ब्लडिंग, पस, मवाद ये सब जो है निकलेगा, तो वो घाव खुला घाव होगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बी नंबर देखिएगा, यहाँ पे बंद घाव वह घाव होता है जिसमें रक्त शरीर के अंदर ही जो है परिसंचरण करता है, मतलब बहता है, ठीक है ना, परंतु शरीर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन त्वचा फटती है, इसे अंदरूनी घाव भी कहते हैं। देखिए बंद घाव को अंदरूनी घाव भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो घाव होता है ना, आप देखते हो या किसी किसी का आदमी के जब घाव होता है किसी अंग पे, तो जो है उसका घाव ऊपर से पता नहीं चलता, ऊपर से कोई मुंह नहीं रहेगा, सिर्फ जो है वहाँ का त्वचा जो है लाल होगा और सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। बाकी अंदर ही अंदर उसका मुंह रहता है, अंदर ही अंदर पीप मवाद जो है, ब्लडिंग जो है वहाँ होते रहता है। तो ये जो है क्लोज बाउंड होता है, इसी को इंटरनल बाउंड भी कहते हैं, आंतरिक घाव, समझ गए। और एक खुली घाव हो गया, तो दोनों समझ गए। चलिए तो ये तो 2 हो गया। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में घाव जो है अलग अलग प्रकार के होता है। खुली घाव में अलग प्रकार है और जो बंद घाव होता है उसमें अलग प्रकार है, देखें ना। तो खुली घाव में देखिएगा चीरे वाले घाव होते हैं। खुली घाव में कौन सा होता है, तो खुली जो घाव होता है ना, जिसमें मुंह होता है, जहाँ से ब्लड उलड पस उस निकल सकता है, तो ऐसा घाव एक चीरा वाला घाव होता है, समझ गए ना। जैसे आदमी को चीरा लग गया शरीर के किसी भी जगह पर, ये जो होता है ना, धारदार हथियार से या कोई धारदार वस्तुओं से जो है शरीर के किसी भी पार्ट पर चीरा लग जाता है, समझ गए ना। जो सीधे किनारे वाला होता है, जैसे ब्लेड से, कांच से, ये सबसे क्या होता है, चीरा लग जाता है। एकदम जो है स्ट्रेट लाइन में किनारे से जो है इसमें क्या होता है, ये एक चीरा टाइप से लग जाता है। तो इस प्रकार के जो घाव होता है वह चीरा वाले घाव होता है, समझ गए। दूसरा देखिए फटे हुए घाव होते हैं, लैटरेट वाउंड होता है। फटे हुए घाव का मतलब है कि यह घाव जो होता है, यह जो है आपको पता नहीं चलेगा कि कितना अंदर गहराई तक फटा है और कितना जो है इरेगुलर रूप से फटा है। और ये जब तब होता है जब कोई भारी वस्तु या कोई भारी दुर्घटना होने से या युद्ध के क्षेत्र में चोटों लगने से ये घाव जो है होता है और शरीर जो है फट जाता है, समझ गए ना। तो ये फटे हुए घाव, जैसे सिर फट जाएगा, समझ गए ना, या शरीर पर कोई ऐसा हथियार चलेगा जो क्या होगा, फट जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं ये फटे हुए घाव होते हैं, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा छेद वाले घाव, पंक्चुअर्ड वाउंड होता है। पंक्चुअर्ड वाउंड का मतलब होता है कि छेद वाले घाव। तो छेद वाले घाव जो होते हैं ये भी खुला घाव रहता है, क्योंकि छेद वाले जो घाव होते हैं वो नुकीला वस्तुओं से या नुकीला हथियारों से जो है चुभने के कारण ये घाव जो है अंदर तक जाता है। और ये जो छेद वाला घाव होता है ना, यह काफ़ी खतरनाक घाव होता है, क्योंकि अगर मान के किसी को चक्कू लगेगा, किसी को जो है इंजेक्शन जो है नुकीला चुभ जाएगा, किसी को जो है गोली लगेगा, तो ये सबसे क्या होगा, छेद वाला मतलब अंदर तक ये घाव होगा। और ये घाव जो है व्यक्ति के नीचे हड्डी मांसपेशियां तक भी प्रभावित होता है, समझ गए ना। देखते हुए किसी को गोली लगता है तो एकदम अंदर तक न जाता है, आर पार कर देता है, या चक्कू किसी को लगता है तो अंदर तक प्रभावित करता है, समझ गए ना। या शीशा के नुकीला भाग से अगर किसी को लगता है, तो ये सब छेद वाला भाव जिसमें छेद होता है, समझ गए। तो ये छेद वाला पंक्चुअर्ड वाउंड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा रगर वाला घाव है, एब्रेजन। रगर वाला घाव जैसे कहीं पे किसी सतह से सतह रगर पड़ गया, घर्षण लगने से कोई घाव होता है। जैसे नहीं देखते हैं कि अचानक जो है कहीं किसी जगह पर मूव करने से, हाथ या पैर मूव करने से दीवाल उवाल कहीं पे जो है लग जाता है, रगर पड़ जाता है, तो रगर से वहाँ का चमड़ा जो है छिल जाता है और उससे घाव हो जाता है। तो ये खुली हुई घाव ही होता है, ठीक है। तो रगर वाला घाव हो गया। पाँचवा देखिएगा कटे हुए घाव है, ओपन एल्वल्सन, ठीक है ना। ऐसे घाव जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से मांसपेशियों के साथ या बिना मांसपेशी के त्वचा कटी हुई होती है। देखिए
कटे हुए घाव वो घाव होते हैं जिसमें या तो हल्का त्वचा कट कर ही रह जाएगा या एक गहरा भी जो है गहराई तक कटा हुआ होगा, समझ गए ना। तो ये जो है कटे हुए घाव होते हैं, समझ गए ना, जिसमें या तो मांसपेशी भी कट सकता है, तो मांसपेशी कटेगा तो मतलब घाव जो है अंदर तक गहराई रूप से कटा हुआ है, समझ गए ना। अगर हल्का कटा होगा तो स्किन भी कट सकता है, जो स्किन दोनों साइड हो जाता है कटने के बाद, ठीक है ना। तो ये कटे हुए घाव होते हैं, समझ गए, ओपन एल्वल्सन होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये 5 प्रकार से घाव होता है और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग को अभी नहीं याद होता है यहाँ पे, तो जैसे छेद वाले घाव, रगड़ वाले घाव, कटे हुए घाव, फटे हुए घाव, ठीक है ना, ये सब खुले हुए घाव है, चीरा वाला घाव, तो ये सब घाव का प्रकार है, समझ गए। और ये जो घाव है ये ओपन वाउंड है, खुली हुई घाव होता है, समझ गए। इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा, जहाँ भी समझ में नहीं आए वीडियो रोकिए, और वीडियो रोकने के बाद जो है फिर से पीछे हो जाइए और पीछे से एक बार फिर से चला के देख लीजिए, क्योंकि वीडियो है, आप पीछे जब मन करेगा, जहाँ अगर कन्फ्यूज होंगे पीछे कर लीजिएगा और एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 5 टाइप से हो गया ओपन घाव। अब देखिए जो बंद घाव है, बंद घाव ज़्यादा टाइप्स नहीं है, मात्र 2 ही प्रकार के बंद घाव होते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्लोज बाउंड क्या होता है। तो देखिए आप लोग तो जानते हैं कि क्लोज बाउंड में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह जो है रक्त परिसंचरण से निकलकर शरीर के जिस भी भाग में चोट या कुछ भी प्रभावित है वहाँ पे ब्लड इधर उधर निकलता है, मतलब आंतरिक रूप से इसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना, बाहरी रूप से कोई पता नहीं चलता है, समझ गए। तो ये क्लोज बाउंड होता है। अब देखिए एक क्लोज बाउंड 2 प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक रक्तस्राव और एक होता है आंतरिक घाव, समझ गए ना, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। देखिए इसमें रक्त परिसंचरण रक्त तंत्र से निकलकर शरीर की गुहाओं में जमा हो जाता है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें क्लोज बाउंड है, इसमें जो घाव का जो द्वार है, जो मुंह है, वो ओपन नहीं है, ठीक है ना, यह बंद है, इसलिए क्लोज बाउंड है। तो इस प्रकार के जो घाव होता है इसमें ब्लीडिंग जो होता है वह शरीर के अंदर ही होता है, और जहाँ भी जगह जिस गुहा में कैविटी में मिलता है वहाँ पर ब्लड जाके इकट्ठा हो जाता है। जैसे देखिएगा किसी को ब्रेन में चोट लगता है, तो चोट लगने से अगर उसका ब्रेन नहीं फटा है तो वो ओपन नहीं हुआ वो घाव, यानी उसका घाव चोट लग गया, गहरा चोट लग गया, तो उसको घाव आंतरिक हो गया है, मतलब उसके अंदर ब्लीडिंग हो गया होगा, तो उसके अंदर ही अंदर ब्लड जो है निकल के और जम जाता है, ऐसा होता है ना। तो यही जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, समझ गए। अब एक होता है इंटरनल घाव होता है, ठीक है, देख लीजिए आंतरिक घाव, इसमें ऊपर की त्वचा को क्षति पहुंचाए बिना आंतरिक तंतुओं में घाव होते हैं। देखिए कुछ ऐसे घाव होते हैं, देखिएगा कि ऊपर के त्वचा एकदम बढ़िया लगेगा, लेकिन उस जगह पे आप दबाइएगा तो दर्द होगा, वहाँ पे जो है हल्का लाल होगा त्वचा, लेकिन ऊपर जो है त्वचा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई वहाँ पे मुंह नहीं होगा घाव का, लेकिन वो घाव जो है अंदर ही अंदर मांसपेशिया को सरा रहा होता है, अंदर ही अंदर प्रभावित करते रहता है, और यही आंतरिक घाव होता है, जिसको हम लोग ब्रूसेज बोलते हैं, ठीक है। चीज़ को समझ गए। तो इंटरनल बाउंड में 2 प्रकार, यानी क्लोज बाउंड 2 प्रकार और ओपन बाउंड 5 प्रकार, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए। और नर्सिंग प्रबंध कहेगा तो आप लोग जान गए कि कौन कौन से घाव होता है, इसमें घाव के प्रबंध में नर्स कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करेगी, संक्रमण से बचाने के लिए, हर एक प्रकार से, दर्द से राहत के लिए, ब्लीडिंग से राहत के लिए, ठीक है ना, घाव को सुखाने के लिए, दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक वगैरह देगी, उसके बाद घाव से ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है टूर्निकेट ड्रेसिंग वगैरह करेगी। तो ये सब जो है नर्स का काम होता है, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा। ओके चलिए ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाउंड वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नर्स के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्स जो है क्या होता है, नर्स के प्रमुख कार्यों को लिखे और नर्स के गुणों को लिखे, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो नर्स का क्या क्या गुण होगा कि नर्स का शिष्टाचारी होना चाहिए, होनेस्टी ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है ना, समायोजनशीलता होना चाहिए, ये सब नर्स का गुण है। इसके अंदर में पॉइंट दे दे के लिखना पड़ेगा, वो हम बताएंगे गुण वाला आएगा। तो अभी हम लोग नर्स के कार्य देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नर्स के प्रमुख कार्य है, समझ गए। चलिए हम लोग नर्स के कार्य को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नर्स के हम कार्य देख रहे हैं ना, तो यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कार्य बताए CHN में, कम्युनिटी हेल्थ में, तो सेम चीज़ें है। वहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी इसलिए कर दिया है क्योंकि वह समुदाय में देख रेख करने के लिए वो नर्स होती है, इसलिए कम्युनिटी हेल्थ है। ये नर्स होती है जो एक नॉर्मल हॉस्पिटल वगैरह में भी रहती है, तो ये सभी नर्स के लिए है, समझ गए ना। बाकी काम सेम है। देख लीजिए नर्स का क्या क्या काम होता है। पहला काम है देखभाल करने वाली। जो भी नर्स होती है वह देखभाल करने वाली होती है, पेशेंट का स्वास्थ्य के देखभाल करने वाली, उसके बीमारियों को निदान को करने के लिए हर एक चीज़ को देखभाल करती है, पोषण स्तर से लेकर स्वच्छता से लेकर हर एक प्रकार के देखभाल करने वाली जो है वो नर्स होती है, और नर्स का काम है देखभाल करना। तो पहला पॉइंट देखभाल करने वाली यानी केयर गिवर होती है, समझ गए, देखभाल देने वाली। ओके चलिए
दूसरा नर्स का काम है शिक्षक के रूप में, नर्स का एजुकेटर के रूप में भी काम है, शिक्षक के रूप में भी, समझ गए ना। यह नर्स क्या करती है कि वह अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है, बताती है स्वास्थ्य के बारे में, ताकि और साथ में पेशेंट के रिलेशन को भी, पेशेंट को भी बताती है स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में। तो जो बताए जाते हैं, बताना मतलब क्या कि एक शिक्षक के रूप में किसी को टिप्स देना, टीच करना, पढ़ाना, समझ गए ना। तो यह एजुकेटर के रूप में काम करती है। तो ये हम पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। इस पॉइंट में आपको जो है 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिखना पड़ेगा मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, समझ गए। इतना मैं डिटेल में लिखूंगा तो बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। नर्स का कार्य है देखभाल करने का, ठीक है, शिक्षक के रूप में कार्य है, ठीक है, नर्स का। उसके बाद प्रबंधक के रूप में कार्य है, मैनेजर के रूप में। अब नर्स जो होती है वह वार्ड से लेकर अपने स्वास्थ्य कर्मचारी से लेकर रोगियों को डाटा को प्रबंधक के रूप में मैनेज करके रखती है सभी काम को, और अच्छे माहौल बना के रखती है। यानी मैनेजर का क्या काम होता है, प्रबंधक का क्या काम होता है कि चीज़ों को मैनेजमेंट करना। तो नर्स का क्या काम होगा कि देखभाल में आने वाला सभी चीज़ों का, मरीजों का, वार्डों का प्रबंधक का काम करना, देखभाल करना, ठीक है ना। तो प्रबंधक एज ए मैनेजर, समझ गए। नेक्स्ट है विचारों की संप्रेषक के रूप में, यानी कम्युनिकेटर के रूप में। नर्स जो होती है वह कम्युनिकेटर के काम करती है। जैसे पेशेंट को कोई चीज़ का आवश्यकता होगा या पेशेंट का जो बातें हैं वो डॉक्टर तक पहुंचाना है, तो एक कम्युनिकेशन का काम करती है, कम्युनिकेटर का काम करती है, समझ गए। यानी संप्रेषक के रूप में काम करती है, विचारों के संप्रेषक। मतलब नर्स रोगी के सभी तरह की आवश्यकताओं की स्थिति के बारे में अपने रोगी व चिकित्सक दल तथा परिवार के सदस्यों के बीच में एक सेतु की तरह, मतलब पुल की तरह कार्य करती है, जोड़ने की तरह। जैसे नर्स से जो है पेशेंट के रिलेशन वाले भी आके मिल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट खुद डिमांड कर सकता है कोई आवश्यकता का, साथ में डॉक्टर भी हाल खबर मरीज का ले सकता है पेशेंट नर्स से। तो नर्स जो है चारों तरीका से एक सेतु का, एक पुल का काम करती है, समझ गए। तो यही जो है वो अपने विचारों को कैसे जो है सबके समक्ष रखेगी, तो ये जो है कम्युनिकेटर का काम करती है, संप्रेषक के रूप में भी कार्य करती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रिसर्चर का काम करती है, शोधकर्ता के रूप में, रिसर्चर के रूप में। तो नर्स रोगी के रोग के निदान में चिकित्सक की सहायता करती है। रिसर्चर के काम क्या होता है कि शोध करना, शोध करने वाला, समझ गए ना। तो आप लोग देखते होइएगा कि जो भी रिसर्चर होते हैं ना, तो उस रिसर्चर को जो है उसका असिस्टेंट होता है, समझ गए, जो क्या करता है कि मदद करता है। उसी प्रकार से चिकित्सक की सहायता कौन करता है, तो एक रिसर्चर के रूप में जो है नर्स जो है डॉक्टर को सहायता करता है रोगी को देखरेख करने में, निदान करने में, समझ गए। चलिए छठा पॉइंट है एडवोकेट के रूप में। एडवोकेट के रूप में मतलब कि नर्स जो है अपने रोगी के सुरक्षा और उसके कानूनी अधिकारों को जो है रक्षा करने के लिए, उससे सुरक्षा देने के लिए एक एडवोकेट का काम करती है। जैसे आप जो है किसी से केस लड़ेंगे या किसी से कुछ अगर किसी पर केस करते हैं तो आप एक एडवोकेट लेते हैं ना, जब कोर्ट में केस जाता है तो एक एडवोकेट होता है ना, तो वो एडवोकेट क्या करता है, सलाह देता है कि आपके लिए ये जो चीज़ें हैं फिट बैठता है, आप ये डिमांड कर सकते हैं, आप इस कानून के तहत ये चीज़, सलाह देने का काम होता है एडवोकेट का। तो उसी प्रकार से और एडवोकेट क्या करता है, कानून के तहत काम करता है, कानूनी सुरक्षा दिलाता है अपने क्लाइंट को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से नर्स भी अपने रोगी को एक एडवोकेट के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा वातावरण प्रदान करती है जो पेशेंट के लिए सुरक्षित हो, जिसमें उसके कानूनी अधिकारों का भी ख्याल रखा जाता है, समझ गए। तो एडवोकेट के रूप में, ओके। नेक्स्ट है काउंसलर के रूप में, सलाह के रूप में, समझ गए। नर्स जो होती है वह सभी प्रकार के समस्या को समझने और सुलझाने में रोगी को मदद करते हैं, समझ गए। इसीलिए जो है रोगी को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, सलाह देती है, कोई भी कठिन समस्या होता है उसको सुलझाने में मदद करती है नर्स, समझ गए। एज ए सलाहकार के रूप में सलाह देती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्वास में सहायक। नर्स जो होती है वो पेशेंट को अच्छे स्वास्थ्य, लाभदायक स्वास्थ्य, समझ गए, बनाने में, जीविका प्राप्त करने में, मतलब पेशेंट को अच्छे तरीका से स्वास्थ्य का उत्तम स्तर प्राप्त करवाने के लिए उससे पुनर्वास में सहायता करती है कि पेशेंट जो पहले ग्रसित था रोग से, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसे क्या क्या चीज़ें जो है हम सहायता करेंगे जिससे वो अपने जीवन को यापन अच्छे से कर सकेगा। तो यही पुनर्वास में सहायता करती है, ठीक है। नर्स एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। नर्स जो होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रशासक के रूप में काम करती है। प्रशासक का क्या काम होता है कि अपने टीम में, अपने हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों में जो है पावर, मतलब एक प्रशासक का भूमिका निभाती है जो कंट्रोल करती है अपने कामों को, अपने स्वास्थ्य दलों के, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय, कोऑर्डिनेट के रूप में। नर्स का ये भी काम होता है कि वह सबके साथ, नर्स हो, पेशेंट हो, कोई अदर हेल्थ टीम हो या कोई अदर हेल्थ स्वास्थ्य स्टाफ हो, उन सबके बीच में नर्स जो है एक कोऑर्डिनेट का काम करती है, मतलब एक समन्वय स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, नर्स जो है एक ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में काम करती है कि नर्स को जो है वो ऑब्जर्वर की भूमिका निभाती है। कैसे कि कितना ज़्यादा काम हुआ है, पेशेंट का कितना जो है हेल्थ सही हुआ है, पेशेंट जो है कितना अपने स्वास्थ्य के अच्छे स्तर को प्राप्त किया है, तो इसका ऑब्जर्वर का यानी पर्यवेक्षक का काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुआ, समझ गए। नेक्स्ट है नर्स जो है रोगी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो सुरक्षा देने का भी काम करती है। ठीक है, तो ये सब नर्स का काम है, समझ गए। मैं बता दिया, अगर किन्हीं को फिर से प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो को बैक करें, बैक ले जाएं और जो है इसको एक बार और देखें, नर्स के कार्य को, समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ें देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग को परिभाषित कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्सिंग को परिभाषित कीजिए, नर्सिंग के सिद्धांत लिखे और नर्सिंग के चरण को लिखे। तो चरण मैं आज नहीं बताऊंगा, चरण और उसके महत्व नर्सिंग प्रक्रिया में बताऊंगा। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि नर्सिंग प्रक्रिया क्या होता है, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण को बताएं और नर्सिंग प्रक्रिया के महत्व और उद्देश्य को बताएं। तो क्वेश्चन अलग होता है, देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग प्रक्रिया नहीं, सिर्फ नर्सिंग को समझेंगे कि नर्सिंग होता क्या है। ठीक है, नर्सिंग का क्या सिद्धांत, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग क्या होता है। देखिए, नर्सिंग और नर्सिंग प्रक्रिया दोनों में अंतर है। नर्सिंग प्रक्रिया जो होता है वह एक प्रोसेस के अंतर्गत होता है, जो प्रोसेस का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना, जिसमें चीज़ों को फॉलो किया जाता है, तो वो प्रोसेस होता है। नर्सिंग प्रोसेस अलग पढ़ना है। ये नर्सिंग है जिसमें नर्स का एक अलग जो कामें होता है वही नर्सिंग के अंतर्गत किया जाता है। देख लीजिए, नर्सिंग यानी परिचर्या, ठीक है ना, देख लीजिए, नर्सिंग यानी परिचर्या वह सेवा है जिसमें रोगी को औषधि देना, मरीज की संपूर्ण देखभाल करना, रोगी के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण की देखभाल करना शामिल है। ठीक है, जिसमें रोगी से बचाव व स्वास्थ्य की उन्नति की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार एवं समाज को स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित है। तो देखिए, ये तो हो गया इसका नॉर्मल मतलब कि नर्सिंग क्या होता है। तो देखिए, नर्सिंग का मतलब परिचर्या, परिचर्या एक सेवा है। नर्सिंग क्या है, एक सेवा है। ये सेवा किसको दिया जाता है, तो ये सेवा जो है रोगी को, वैसे लोगों को दिया जाता है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है गंभीर है, जिसको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो उसके संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, उसका भौतिक, सामाजिक, भौतिक कहा जाए तो फिजिकली मतलब उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके के देखभाल प्रदान नर्स के द्वारा किया जाता है, और वही जो है एक नर्सिंग होता है, समझ गए। जिसमें रोगों से बचाव, स्वास्थ्य के उन्नति, व्यक्ति, परिवार और समाज को स्वास्थ्य शिक्षा देना तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित होता है, और यही जो है नर्सिंग होता है। नर्सिंग एक सेवा होता है जो नर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न तरीक़ा की चीज़ें किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको बता दिया हूँ, समझ गए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है एक, समझ गए। एक होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है, एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है जो कि पूरे नेशनल लेवल पर होता है, और इंटरनेशनल लेवल पर होता है उसे हम लोग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल, समझ गए। तो इनके अनुसार क्या बताया गया नर्सिंग का, देख लीजिए। इनके अनुसार नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक अनुपम कार्य है। ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा बताया गया कि नर्सिंग नर्स के द्वारा एक किया जाने वाला अनुपम कार्य है। बिल्कुल सही है, नर्सिंग मतलब एक नर्स के द्वारा किया जाने वाला कार्य, यानी दिए जाने वाला सेवा, समझ गए। अर्थात व्यक्ति के उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करता है जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है। ठीक है, देखिए, ये एक अनुपम कार्य है जो नर्स द्वारा किया जाता है, वो नर्सिंग कहलाता है, जिसमें होता यह है कि उन कामों को किया जाता है जो काम व्यक्ति के स्वास्थ्य को उन्नत बनाता हो, जिससे उन्नत बनाता हो, जिसका अगर प्रॉब्लम है, रोगी है, तो उससे स्वास्थ्य को उन्नत बनाता हो, देखरेख करता हो। ठीक है ना, साथ में अगर कोई मरने वाला व्यक्ति हो तो उसका मृत्यु जो है शांतिपूर्ण हो, कष्टपूर्ण न हो, इसमें मदद करती है नर्स, योगदान देती है। ठीक है, जिन क्रियाओं को इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं बिना किसी सहायता से स्वयं संपन्न करती है, और नर्स जो होती है इन कामों को जो है अपनी इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान से और बिना किसी के सहायता लिए हुए स्वयं करती है। तो यही जो है आपका नर्सिंग होता है, समझ गए, जो कि INC के द्वारा कहा गया, सॉरी ICN के द्वारा कहा गया, समझ गए। चलिए,
ये हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा नर्सिंग के बारे में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार जो है नर्सिंग को एक ऐसी व्यवस्था में रखता है, रोगी को नर्सिंग जो है रोगी को एक ऐसी व्यवस्था में रखता है जो प्रकृति के अनुरूप स्वास्थ्य को बनाए रखती है। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कही कि भाई नर्सिंग रोगी को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी फैसिलिटी देती है जो उसके स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में मदद करता है। समझ गए। चलिए अब इसके हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। नर्स का क्या क्या सिद्धांत, नर्सिंग देख लिए, अब हम लोग नर्सिंग का सिद्धांत देखेंगे। नर्सिंग का सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए, जो एक नर्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें कौन कौन से चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। देखिए प्रमुख सिद्धांत है, पहला जो सिद्धांत है सुरक्षा से संबंधी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए नर्स को नर्सिंग में। समझ गए। क्योंकि नर्सिंग एक सेवा है, एक केयर है जिसमें पेशेंट को प्रदान किया जाता है, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, हर एक चीज़ दिया जाता है नर्स के द्वारा। तो इसमें सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए जो है शारीरिक मानसिक आघातों से रक्षा करना, मरीजों की यांत्रिक रासायनिक और ऊष्मीय आघातों से भी सुरक्षा करना, मतलब ओवरऑल इसमें मरीजों को सुरक्षा करने से संबंधित सिद्धांत है जो कि नर्सिंग में होना चाहिए। समझ गए। सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आराम, कंफर्टेबल। अब जो रोगी होते हैं उसका आधा दुख जो है आराम मिलता है व्यक्ति को अच्छे से आराम दिलाने में। तो नर्स को ये चाहिए कि उसे जो है जो नर्सिंग का सेवा दे रही है उसमें पेशेंट को आराम जो है दिलाना बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें कैसा उसका पोजीशन होना चाहिए, अगर पेशेंट को किस तरीका का बीमारी है और उस बीमारी में उसको कैसा आरामदायक स्थिति चाहिए, ये जो है नर्स पर डिपेंड करता है, जिससे पेशेंट को अच्छे से आराम मिल सकता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है उपचारात्मक प्रभावशीलता, थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट। अब नर्स जो है कितना जो है प्रभावी रूप से उपचार कर रही है पेशेंट को, ये निर्भर करता है नर्स के ज्ञान पर। समझ गए ना। तो जो उपचार दे रही है उसका प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभाव नहीं होगा तो नर्स के द्वारा दिया जा रहा देखभाल पेशेंट को बेकार हो जाएगा। जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा पेशेंट पर तो जो देख रेख कर रही है नर्स वो तो बेकार है। तो इसलिए इस सिद्धांत में होना चाहिए कि जो भी उपचार दिया जा रहा हो पेशेंट को वो एक प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टफुल होना चाहिए, ताकि पेशेंट को उसके स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में मदद मिले। तो उपचारात्मक जो होना चाहिए, जो उपचार होना चाहिए वो प्रभावशील होना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया, सुरक्षा हो गया, उपचारात्मक प्रभावशीलता हो गया, समझ गए, और आराम हो गया। नेक्स्ट है संसाधनों का प्रयोग। अब नर्सिंग का एक सिद्धांत है कि सिद्धांत के मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी बातों, जो बातें मूल बातें वहाँ पे उस क्षेत्र में किया जाना चाहिए। तो नर्सिंग के क्षेत्र में भी इन चीज़ों का किया जाना चाहिए। ये सब मूल चीज़ें हैं। संसाधनों का प्रयोग करना, अगर किसी नर्स को नए नए टेक्निकों का जो है नॉलेज नहीं होगा, अस्पतालों में या कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में यूज करना, उपयोग करना अगर नहीं जानती हो, मशीनों का या बहुत सारी चीज़ों का टेक्निकल चीज़ें आता है हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ पर अगर वो रिसोर्सेज का यूज करना नहीं जानेगी तो क्या होगा कि समय और हर एक चीज़ का बर्बादी होगा। ठीक है ना। और लोगों को फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो संसाधनों का प्रयोग करना आना चाहिए, ये नर्सिंग सिद्धांत है। समझ गए। नेक्स्ट है अच्छा काम, गुड वर्कमैनशिप। समझ गए ना। अच्छा काम, अच्छा काम। अब चूंकि नर्सिंग एक कला है, अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं और उसका कितना ज्ञान है, किसी को अच्छा करने के कला को ही अच्छा काम कहते हैं। मतलब जैसे नर्स है, नर्स में नर्स का कितना गुण है, कितना उसके नर्स के अंदर क्वालिटी है काम का, तो ये जो है उसको जो है अच्छा काम करने को बताता है। और जब अच्छा काम करते हैं मतलब आपके अंदर कला अच्छा है काम को करने का। समझ गए। तो ये अच्छा काम होना चाहिए नर्स के अंतर्गत, नर्सिंग में। समझ गए। तो चलिए ये हो गया। छठा और आखिरी है वैयक्तिकता, मतलब इंडिविजुअलिटी। किसी प्रक्रिया को करते समय रोगी की समस्या एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए नर्स को नर्सिंग में ये ध्यान रखना चाहिए सेवा देने में कि उसके वैयक्तिकता को, इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखें, ताकि उसके जो है उसके समस्या को, पेशेंट के समस्या को और उसके क्या आवश्यकता है इसको ध्यान में रख के उसको समस्या को समाधान करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वैयक्तिकता होता है, इंडिविजुअलिटी होता है, और ये कुल 6 पॉइंट है नर्सिंग जो है देखभाल के अंतर्गत, नर्सिंग का सिद्धांत है। तो आपसे नर्सिंग का परिभाषा पूछेगा, नर्सिंग का सिद्धांत पूछेगा तो यहाँ से लिख देंगे, और नर्स का कार्य पूछेगा तो ऊपर बता ही दिए। ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुखार के रोगियों का, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि नर्सिंग केयर बताइए पेशेंट, फीवर वाले पेशेंट के लिए। समझ गए ना। तो देखिए फीवर होता क्या है, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। एक तो होता है कि बुखार के प्रकार पूछेगा, तो जो कि हम लोग अलग पढ़ेंगे। अभी देख रहे हैं बुखार वाले मरीज का देखभाल कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। और ये देखभाल अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी देखभाल पूछेगा आप समझ जाएंगे। समझ गए। चलिए बुखार होता क्या है, तो देखिए जब तापमान
नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो जाए। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जानते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग कहा जाए तो 99 फ़ारेनहाइट। देखिए 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होने की अवस्था को जो है हम लोग बुखार कहते हैं। जब शरीर का तापमान जो है 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक जब होता है तो इससे हम लोग इस अवस्था को बुखार कहते हैं। बुखार से पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि किसी बुखार वाले रोगी को बुखार में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसी को तो देखभाल किया जाएगा एक नर्स के द्वारा, ठीक है ना। देखिए बुखार के रोगियों की देखभाल बुखार के रोगी की देखभाल निम्न प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहला है रोगी का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। अब आप लोग ऊपर अभी पढ़े हैं कि नर्स का काम है ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में। तो पर्यवेक्षक मतलब क्या कि निरीक्षण करना किसी चीज़ को। तो रोगी को जो है निरीक्षण करना ये होना चाहिए, निरीक्षण का देखभाल होना चाहिए बुखार वाले रोगी का। जैसे बुखार में पेशेंट का जो है बुखार से पीड़ित मरीज का नर्स को नियमित रूप से निरीक्षण एवं परीक्षण करना चाहिए, मतलब विजिट करना चाहिए। हमेशा जो बुखार वाला पेशेंट हो उसको निरीक्षण और परीक्षण करना, जांच करना बहुत ज़रूरी है। जांच में हो जाएगा कि बार बार जो है उसका स्थिति देखना, बार बार उसका टेम्परेचर जांचना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन में होता है। मरीजों के जैविक चिन्हों की जाँच करके नोट करना। जैविक चिन्ह पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सब जो है जाँच कर जो है उससे नोट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत होता है देखभाल में, समझ गए। यदि मरीज में बुखार के दौरान कोई असमानता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। ये ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ लगे, परीक्षण में अगर लगे नर्स को कि हाँ पेशेंट का स्थिति गड़बड़ा रहा है, कोई असमान चीज़ें दिख रहा है, तो तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करें, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा देखभाल होगा। अब मैं ये चीज़ें बता इसलिए दिया हूँ कि ऑब्जर्वर के मतलब आप नहीं समझेंगे ऑब्जर्वेशन का, तो मैं बता दिया कि निरीक्षण में क्या क्या होगा, तो यही सब चीज़ें होगा। और खुद अब इसके बाद जो पॉइंट आप देखेंगे ना उसमें मैं अब कुछ ना बताने वाला हूँ, ठीक है। सीधा जो जो पॉइंटें होगा इसके अंतर्गत वो बता देंगे, और ऐसे ही पॉइंट आपको जितना दिमाग में आ सके लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें 3 पॉइंट दिया है, 4-5 पॉइंट सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा अब जो है बुखार वाले पेशेंट का शरीर के तापमान चढ़ उतार होता है, तो शरीर के तापमान को कैसे नियमन करना है, मतलब रेगुलेट करना है, एक समान बनाना है, एज ए नर्स आपको काम करना पड़ेगा। जैसे जो है शरीर तापमान बढ़ेगा घटेगा तो उसमें नियमन करने के लिए, नियत बनाने के लिए, हाई हो जाएगा बुखार में तो पेशेंट को जो है तापमान को नियम करने के लिए क्या करेंगे, कोल्ड एक्सपोजिंग करेंगे, ठीक है ना, स्पॉन्ज बाथ करेंगे, ठीक है। शरीर को रूम को टेम्परेचर को जो है नॉर्मल बना के रखेंगे, फैन चलाएंगे जिससे तापमान जो है नियत हो सके। तो ये सब जो है लिखेंगे, समझ गए। चलिए अब जो है यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है, बुखार वाले को बहुत ज़्यादा तरल पदार्थों का कमी होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से शरीर में तरल पदार्थ का कमी होता है। तो पोषण संबंधी समस्या होगा तो उसको पोषण का देखभाल करेंगे, कैसे कैसे पोषण देते हैं बुखार वाले पेशेंट को जिससे उसको ताकत उकत भी मिले, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए। चलिए इन सब में आपको 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट जितना लिखा सकता है सोच के लिखिएगा कि बुखार वाले पेशेंट का पोषण संबंधी भी आवश्यकता होगा, समझ गए। आराम व नींद का भी आवश्यकता होगा, इसका भी देखभाल करना पड़ेगा कि किसी बुखार वाले पेशेंट को आप कैसे आराम और नींद दिलाएंगे, समझ गए। व्यक्तिगत सफाई, जो पेशेंट होगा उसको कैसे पर्सनल हाइजीन का जो है हम लोग नर्स के रूप में कैसे उसका व्यक्तिगत सफाई का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए 5 पॉइंटें हैं, ये 5 पॉइंटें काफ़ी है। जब इस 5 पॉइंटें में आप लोग 5-5 लाइनें भी सब में लिखेंगे ना तो जो है आराम से 2 पेज में ये चला जाएगा, समझ गए, 2 से 1.5 पेजों में। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो 1.5 पेज काफ़ी है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया। देखिए पहला क्या था, निरीक्षण करना, शरीर के तापमान को नियमन करना, पोषण संबंधी आवश्यकता, आराम व नींद दिलाना, व्यक्तिगत सफाई। तो ये 5 जो है देखभाल 5 पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, ओके। चलिए इतना लिख के छोड़ के आ जाइएगा तो फिर गड़बड़ है, समझ गए ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखभाल में ही अनकॉन्शियस वाले पेशेंट का, मतलब अचेत जो बेहोशी पेशेंट है उसका देखभाल में एज ए नर्स क्या क्या करना चाहिए, समझ गए। तो इसमें भी अगर आप समझिए कोई बेहोश पेशेंट है तो उसको जो है दिमाग काम नहीं करेगा, वो जो खुद से अपना काम नहीं करेगा, नहीं जो है उसको श्वसन भी बाधित होगा, क्योंकि वह बेहोश है, बेहोश में उसका श्वसन भी बाधित होने लगता है, पेशेंट का रुक जाता है तभी तो बेहोश होता है ना। तो उसको श्वसन से संबंधित देखरेख करेंगे, समझ गए। उसको जो है स्वच्छता का भी देखभाल करेंगे, क्योंकि जो बेहोश पेशेंट होता है उस पर जो है ना मूत्र पर कंट्रोल रहता है, नहीं बाथरूम पर कंट्रोल रहेगा, तो ये सब चीज़ें होता है, समझ गए ना। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यह मरीज की वह अवस्था होती है जिसमें मरीज किसी भी उद्दीपन स्टिमुलेटिंग एवं संवेदनाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब कहा जाए उद्दीपन, तो मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी संवेदनाओं को जो है विरुद्ध में कोई रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आँख के सामने अगर उंगली ले जाएंगे तो जो बेहोश होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के सामने आँख के सामने एक उंगली ले जाइए तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है ना। या चमड़ा पर स्किन के किसी भी सतह पर छुइएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन बेहोश वाले पेशेंट को आप कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी छुइएगा, कोई भी चीज़ कीजिएगा, कुछ भी चुभाइएगा, उसको कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उसको जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है उसके विरुद्ध में, समझ गए।
तो यही चीज़ें होता है, क्योंकि बेहोश वाले पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कार्य करने में अनुपस्थित होता है और वही चेतना कहलाता है। ठीक है, इस स्थिति में मरीज अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, और मरीज को इस स्थिति में क्या हो रहा है, उसे क्या चाहिए, तो इस चीज़ को जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, और वही तो बेहोशी और अचेत मरीज होता है। समझ गए ना, जब वो सब चीज़ बताएगा ही, सब चीज़ बोलेगा ही, सब चीज़ उसको पता चलेगा ही, तो फिर अचेत क्या चीज़ का, मतलब बेहोशी क्या चीज़ का। समझ गए ना। चलिए ये चीज़ हो गया। ये सब अचेत क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ से शरीर के हर एक पार्ट से सिग्नल मिलता है, ब्रेन का कुछ भी शरीर में होता है, तो यही नर्वस सिस्टम ही जो है अनुपस्थित हो जाता है जब व्यक्ति बेहोश होता है। तो समझ गए, जिससे व्यक्ति को कोई भी चीज़ का पता नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बेहोश रोगी की शारीरिक देखभाल करने हेतु नर्स को योजना बनाते समय कुछ निम्न नर्सिंग केयर समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक बेहोशी पेशेंट, अचेत पेशेंट के लिए, रोगी के लिए देखिए निम्न चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, और इन चीज़ों का जो है ध्यान जो है रख के जो है उससे क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। पहला है, किसी भी बेहोशी पेशेंट का चूँकि उसका जो श्वसन मार्ग होता है उसमें समस्या होता है, श्वसन क्रिया में। समझ गए, तो उसको श्वसन से संबंधित चीज़ों को जो है कैसे श्वसन अच्छा से उसको चल पाएगा सुचारू रूप से, इसके लिए काम करेंगे। तो जैसे श्वसन मार्ग को साफ करने के लिए श्वसन मार्ग को सक्शनिंग करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसमें से कोई भी अगर ऐसा पदार्थ फंसा हो, बलगम वगैरह, तो उसको सक्शन करके चूस कर जो है बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिससे श्वसन मार्ग जो है उसका बना रहे। वातावरण साफ रखना चाहिए, हवादार वातावरण में रखें जिससे उससे ऑक्सीजन मिले, श्वसन मिले। समझ गए, इस ऐसे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हृदय संबंधी समस्या। अब जो बेहोश रोगी होते हैं उसका हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। समझ गए ना, कार्डियक प्रॉब्लम भी होता है, उसका हृदय जो है सुचारू रूप से काम नहीं करता है, ब्लड पंप नहीं हो पाता है। तो हृदय को अच्छे से काम कराने के लिए जो है क्या क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो पेशेंट बेहोश है वो तो भाई अपना से ना पोषण ले पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, ना वो खाने का ठीक रहेगा, ना कुछ ठीक रहेगा, तो धीरे धीरे उसको शरीर कमजोर ही होगा। तो पोषण से संबंधित समस्याओं को जो है देखभाल करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगा। समझ गए। चलिए अब पोषण में खुद से भोजन नहीं लेगा तो तरल देंगे, आईवी फ्लूइड से, इंट्रावेन से फ्लूइड देंगे, ये सब चीज़ें करते हैं। समझ गए, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। उत्सर्जन संबंधी समस्या, मैंने पहले ही बताया कि जो बेहोश पेशेंट होते हैं उसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो जो है मूत्र बेड पर ही त्याग देगा, मल बेड पर ही त्याग देगा, उसके शरीर से जो है कुछ भी शराब होगा तो उस पर जो है कंट्रोल उसका नहीं होगा, वो साफ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है उत्सर्जन संबंधी समस्याओं को देख रेख करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है त्वचा संबंधी समस्या। समझ गए ना, मतलब त्वचा संबंधी समस्या, जैसे त्वचा का इन्फेक्शन ना हो, गंदगी, क्योंकि वो बेहोश मरीज है तो खुद से देखभाल नहीं करेगा, तो गंदगी फैलेगा तो त्वचा पर इन्फेक्शन होगा, त्वचा जो है झुर्रीदार होगा। एक ही बेहोश मरीज है तो उसका जो है क्या करना चाहिए, पोजीशन बदलना चाहिए, नहीं पोजीशन बदलने से त्वचा पर जो है बिस्तरी घाव हो जाएगा। तो ये सब जो है देखभाल में लिखेंगे। समझ गए एज ए नर्स। समझ गए। और आखिरी पॉइंट है साफ सफाई का देखभाल करेंगे, क्योंकि अचेत पेशेंट है तो अपना देखभाल खुद से कर नहीं सकता है, तो आप नर्स है तो साफ सफाई का देखभाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ के ध्यान में रखिए। और मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी पेशेंट या किसी भी सिचुएशन में नर्सिंग देखभाल पूछे तो इस तरीक़ा से आप जो है उस स्थिति का अवलोकन करें दिमाग में, और ये पता करें कि किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से इसमें समस्या हो सकता है, किस किस चीज़ों का नीड हो सकता है रोगी को। जैसे यहाँ पे बेहोश मरीज है तो उसको श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका यहाँ पे हम लोग सोच लिए, इसमें पॉइंट 3-4-5 लाइन लिखेंगे। हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है तो हृदय से संबंधित प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसका 2-4 लाइन यहाँ पे लिखेंगे। पोषण संबंधित समस्या, मतलब खान पीन जो है वो खुद से नहीं कर पाएगा, कमज़ोर होगा, भोजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि बेहोश मरीज कैसे भोजन चबाएगा, नहीं चबा पाएगा, तो उससे जो है तरल पदार्थ देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना कर रखेंगे। आईवी फ्लूइड से जो है मतलब इंट्रावेन के द्वारा फ्लूइड तरल पदार्थ देंगे जिससे उसका पोषण बना रहे। ठीक है ना। उत्सर्जन कहता है नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता लिखिए। क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस एंड इसके विशेषता को बताना है। सबसे पहले हमको नर्सिंग प्रक्रिया के बारे में बताना है, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ओके, जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा की योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले अगर आपसे कोई विशेषता पूछे कि नर्सिंग प्रक्रिया है क्या, तो देखिए नर्सिंग प्रक्रिया के मतलब क्या होता है कि प्रोसेस में चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो वही चीज़ें है, नर्सिंग प्रोसेस एक जो है क्रमबद्ध, एक सीरियल प्रोसेस है, एक क्रम में होता है। जैसे एक के बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा के बाद जो है तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, यानी यह एक क्रम में चलता है। नर्सिंग प्रोसेस एक क्रम में चलता है। समझ गए।
अब इसके चलने क्रम में क्यों चलता है? क्योंकि इसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य के मूल्यांकन से लेकर देखभाल तक स्टेप बाय स्टेप जो है काम को किया जाता है, समझ गए? जैसे रोगी के सेवा का योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके बाद जो भी देखभाल किए हैं उसका कितना इफेक्टफुल रहा है, कितना प्रभाव पड़ा है, उसका मूल्यांकन करना शामिल है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो ये हो गया आपका क्या चीज़? नर्सिंग प्रोसेस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नर्सिंग प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, सबसे पहले जो है आपके एक लोइस नोलेस थे, ठीक है? एक लोइस नोलेस थे। लोइस नोलेस ने 1967 में इन्होंने 5 डीएस दिया। क्या दिया? 5 डीएस दिया। इस 5 डीएस के इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नर्सिंग प्रक्रिया को पब्लिश किया, प्रकाशित किया। समझ गए? 5 डीएस कहने का अर्थ है कि डी फॉर डिस्कवर मीन्स खोजना, ठीक है? डी फॉर डेल्व मतलब गहन अध्ययन करना, और डी मतलब डिसाइड मतलब निश्चय करना, और डी मतलब लागू करना, और डी मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब मूल्यांकन करना। यानी यही 5 जो है आपके स्टेप हैं। यही 5 स्टेप आगे देखिएगा, आप चरण देखिएगा तो वो चरण तो अलग है, बट आपको एक समझना पड़ेगा कि 1967 में लोइस नोलेस थे, इन्होंने 5 डीएस दिया, ठीक है? 5 डीएस दिया। इन्होंने इस 5 डीएस के इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया, समझ गए? प्रकाशित किया। 5 डीएस का इस्तेमाल करने का मतलब है कि 5 गो डी। पहला डी का मतलब खोजना, मतलब डिस्कवर करना। दूसरा है डेल्व मतलब उस पर गहन अध्ययन करना, और तीसरा है डिसाइड मतलब निर्णय लेना, निश्चय, योजना बनाना, एंड डी मतलब है लागू करना, एंड डी मतलब है डिस्क्रिमिनेंट मतलब मूल्यांकन करना। समझ गए? तो ये आपका 5 डी है, 5 डीएस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे है, यह जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो देखभाल है, इसके क्या जो है महत्व होते हैं, इसके जो है क्या विशेषता है, हमें नर्सिंग प्रक्रिया के विशेषता यानी इसके कैरेक्टरिस्ट को बताना है। नर्सिंग प्रक्रिया की क्या विशेषता होता है, इसके विशेषताओं को बताना है। ओके, विशेषता क्या है? तो नर्सिंग प्रक्रिया एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ओके, चलिए, यह एक अब योजनाबद्ध कैसे है? क्योंकि इसमें योजना बनता है, समझ गए? इसीलिए इसे योजनाबद्ध प्रक्रिया कहा गया है। यह लक्ष्य की ओर ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या करना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है, योजना बनाया जाता है, ठीक है? इसका ये सब विशेषता है। इससे परस्पर व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो है परस्पर इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। मतलब नर्स पेशेंट या पेशेंट को जो है लगता है कि हमें सहयोग मिलेगा, ऐसे भावना जो है विकास होता है, समझ गए? एक दूसरे के प्रति। आगे है, यह मरीज को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। मतलब इसमें नर्सिंग प्रोसेस जो है मरीज को केंद्र में रखा जाता है, और यह सभी प्रक्रिया जो है 5 स्टेप जो है पूर्ण किया जाता है। समझ गए? यह प्रक्रिया अपने निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अपने निश्चित चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है? निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। ओके, आगे चलते हैं। यह प्रक्रिया चक्रीय यानी साइक्लिक रूप से संचालित रहती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है साइक्लिक रूप से यानी चक्रीय रूप से संचालित होती रहती है। चक्रीय कहने का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद फिर से एक पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर से एक पर, यानी यह साइक्लिक जो है चलते रहता है। नर्सिंग प्रक्रिया के जो चरण है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहला जो चरण है वह दूसरा जो है पहला चरण जो है वह दूसरा से रिलेटेड है, ठीक है? फिर दूसरा जो है वह तीसरा से रिलेटेड होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये चरण, ठीक है? अब चरण कहे या प्रक्रिया कहे वही बात है। यह विश्व स्तर पर लागू होता है। जो नर्सिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यह स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यह स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही तौर पर लागू होता है। समझ गए? ये जो 5 प्रोसेस है पूरे विश्व में कहीं भी देखभाल में इसी 5 चरण का उपयोग किया जाता है। समझ गए? यह गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? यह गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है। ओके, आगे चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया का अब जो हम प्रक्रिया पढ़े हैं वो तो विशेषता हम लोग समझ गए, ठीक है? विशेषता समझ गए। अब विशेषता समझ गए तो हमें जो है इसका उद्देश्य व महत्व को भी समझाना है। मीन्स इसके जो है पर्पज और इम्पोर्टेंस को भी समझाना है। समझ गए चीज़ों को? कि एक्सप्लेन पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है? तो इसके हमको जो है उद्देश्य और महत्व को भी क्या करना है? समझाना है। ओके, नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य मतलब पर्पज, मतलब यह क्यों आया, यह प्रक्रिया जो है क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य है? तो इसके प्रक्रिया के उद्देश्य निम्नलिखित है। चलिए उद्देश्य को समझते हैं।
उद्देश्य है कि मरीज के स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करना। अब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होता है उसको हमको अच्छा से करने में अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप करने में, तो इसीलिए मरीज के स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन करने के लिए जो है यह प्रक्रिया आया। मरीज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु यह प्रक्रिया जो है इसलिए आया ताकि मरीज का जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाए, ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हैं चीज़ों को। मरीज की रोग की रोकथाम करने हेतु ये प्रक्रिया इसलिए आया ताकि जो मरीज है उसके रोगों को, उसके डिजीज को रोकथाम किया जाए। ठीक है। मरीज के स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करने हेतु यह इसलिए आया ताकि जो स्वास्थ्य है उसको फिर से सही किया जाए, पुनर्स्थापना किया जाए। समझ गए। मरीज की संभावित एवं वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को पता लगाने हेतु, अब चूंकि यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस में होता है, तो इसीलिए जो है इसे लाया गया ताकि मरीज में जो भी संभावित और जो भी वास्तविक स्वास्थ्य की समस्या है उसको पता लगाने हेतु। ओके। आगे है शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित करना। इसका एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी था कि मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना, लाभ देना, स्वास्थ्य में प्रोत्साहित करना, यह भी इसका जो है क्या है, लाभ है, प्रोत्साहित करना। ठीक है। मरीज का स्वास्थ्य स्थिर रखने में मदद करना। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके स्वास्थ्य को स्थिर रखने में, मतलब अच्छा बनाकर उसे स्थिर रखने में मदद करता है यह प्रोसेस। ओके। आगे है मरीज के असाध्य स्थिति में शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए सहारा प्रदान करना। अगर मरीज के अब आखिरी चरण है, उसे अब कुछ चीज़ नहीं हो सकता है, मृत्यु के कगार पर है, तो यह स्टेप जो है मरीज को शांतिपूर्ण मृत्यु दिलाने में भी जो है सहारा प्रदान करता है यह प्रक्रिया। ठीक है। तो यह जो है इसका उद्देश्य हो गया कि यह जो प्रक्रिया है क्यों आया, इसका क्या उद्देश्य है, बता दिए। आगे चलिए। आगे है नर्सिंग का महत्व। अब ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका महत्व क्या है, तो उद्देश्य तो समझ गए, अब यहाँ पे महत्व को समझिए कि आखिर ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके। मरीज की देखभाल में निरंतरता बनी रहती है। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके देखभाल में इसका महत्व ये है कि कंटिन्यूटी जो है बना रहता है। समझ गए। इस प्रोसेस के अंदर यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा में सहायता करती है। अब ये होता यह है कि इसमें क्वालिटी जो है चिकित्सा मिलता है व्यक्ति को। समझ गए। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा से सहायता करती है। ओके। यह सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। यह क्या करता है, सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। समझ गए। यह गतिशील होती है, मतलब यह हमेशा जो है यह प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस चलते रहता है, इसीलिए इसे गतिशील कहा गया है। ओके। अच्छे परिणाम मिलने पर नर्सों को संतोष और प्रोत्साहन मिलता है। अब ये प्रोसेस का ये महत्व इंपॉर्टेंस है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जिस भी मरीज को देखा जाता है और उसे अगर अच्छा होता है, अच्छा परिणाम मिलता है, तो नर्स को सेटिस्फेक्शन, मतलब संतोष, और जो है मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है। समझ गए। यह मरीज एवं नर्स के बीच प्रभावी संप्रेषण स्थापित करने में मदद करती है। ये क्या करती है, यह मरीज और नर्स के बीच में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है स्थापित करने में मदद करती है। ठीक है। इससे मरीज के लिए योजनाबद्ध देखभाल प्रदान करने में सहायता मिलती है। समझ गए। इससे होता यह है कि मरीज के लिए जो प्लानिंग, जो योजनाबद्ध देखभाल होता है उसको प्रदान करने में सहायता मिलती है। समझ रहे हैं चीज़ों को। इससे नर्स का प्रोफेशनल विकास होता है। इससे जो नर्स का है वह नर्स का जो है प्रोफेशन, यानी उसके व्यवसाय में, उसके काम काज में विकास होता है। ठीक है। इसके द्वारा पूरी स्वास्थ्य टीम को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। अब यह प्रक्रिया का यह महत्व है कि चूंकि यह बहुत सारे बेनिफिट देता है, यह संतुष्टि देता है, तो इससे पूरे स्वास्थ्य टीम को भी संतुष्टि मिलता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। इससे रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति एवं वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि इससे जो है रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति और वृद्धि होती है। समझ गए चीज़ों को। तो ये इसका महत्व हो गया, और ऊपर इसका उद्देश्य था। उद्देश्य के मतलब कि ये चीज़ें क्यों है, और महत्व का मतलब कि इसका क्या जो है उपयोग है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। समझ गए चीज़ों को। तो दोनों बता दिए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। बाकी अगर ये चीज़ें आप समझ गए नर्सिंग प्रोसेस है क्या, तो इसको जो है आप खुद से लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हैं। कुछ भी पूछे, उद्देश्य पूछे, महत्व पूछे, विशेषता पूछे। समझ गए। बता दिए। आगे चलिए। अब यहाँ पे टोटल मैंने इसका इंग्लिश दे रखा है, तो जो भी मेरे डियर है आप आराम से जो है इसके इंग्लिश को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही आसान भाषा में यहाँ पे लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है। अब आता है नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस के चरण। तो सबसे पहले चरण में आपको ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीच में रोगी होता है और इसके चारों साइड से जो है 5 जो है प्रोसेस होता है। ठीक है। केंद्र में मरीज होते हैं। ओके। नर्सिंग प्रक्रिया के 5 घटक है। अब एग्जाम में आपसे हो सकता है नर्सिंग प्रक्रिया के चरण पूछ ले या नर्सिंग प्रक्रिया के घटक पूछ ले, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके। चलिए।
सबसे पहला है आकलन असेसमेंट। क्या होता है? सबसे पहला है आकलन असेसमेंट, दूसरा है नर्सिंग निदान नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तीसरा है प्लानिंग मतलब योजना, एंड चौथा है इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वय, एंड पांचवा है इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये आपके 5 हो गए, आकलन हो गए, नर्सिंग निदान हो गए, योजना हो गए, क्रियान्वय हो गए और मूल्यांकन हो गए। चीज़ों को समझ गए? सबसे पहले क्या होगा? आकलन होगा। इस प्रक्रिया के चरण में सबसे पहला चरण है असेसमेंट का, दूसरा चरण है नर्सिंग निदान का, तीसरा चरण है योजना बनाने का, चौथा चरण है क्रियान्वय मतलब कार्य करने का, और पांचवा चरण है मूल्यांकन का, जो कि लास्ट में देखा जाता है कि जो हम किए हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। ओके, ये 5 जो है चरण है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 चरण है आपको एकदम सीरियल याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अगर सीरियल नहीं याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आकलन, नर्सिंग निदान, योजना और क्रियान्वय और मूल्यांकन, ये पांचों याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। पहला है आकलन। आकलन क्या होता है? सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए। आकलन का मतलब होता है यह नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण है, पता है। आकलन में नर्स द्वारा मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं का पता किया जाता है कि मरीज के अंदर क्या जो है समस्या है, वह इनसे जो है जुड़ी हुई तथ्य को जो है फैक्ट को एकत्रित कलेक्ट किया जाता है। समझ गए? समस्या से जुड़ी हुई इन तथ्यों के आधार पर मरीज के देखभाल प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा रोगी के स्वास्थ्य संबंधी सूचना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आकलन में ही होता है कि मरीज का जो है समस्या के बारे में पता किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है हिस्ट्री को, जिससे सूचना, स्वास्थ्य समस्या और स्वास्थ्य के क्या आवश्यकता है, इन सब का आकलन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आकलन किया जाता है। मीन्स बीमारियों के बारे में, मरीज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि यह आकलन क्यों किया जाता है? तो रोगी के बीमारी का मूल्यांकन करने के लिए, नर्सिंग समस्या का जाँच करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य समस्या को निश्चित करने के लिए कि क्या समस्या है, और एकत्रित जानकारी को नियोजित करने के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आकलन के क्या क्या साधन हैं। तो आकलन हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, कैसे मरीज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसके स्वास्थ्य के बारे में, समस्याओं के बारे में जो है सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो पहला होता है अवलोकन, मीन्स ऑब्जर्वेशन, पहला अवलोकन के जरिए। दूसरा है इंटरव्यू, मरीज का साक्षात्कार के जरिए पता कर सकते हैं। तीसरा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। चौथा है काउंसलिंग के जरिए, एंड पाँचवा है क्लिनिकल रिकॉर्ड के जरिए, यानी पूर्व के जो रिकॉर्ड है दिखाता है ना, मरीज तो एक लंग नहीं दिखाता है, कई जगहों पर दिखाता है। तो पूर्व के क्लिनिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग, शारीरिक एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये 4 तरीके से जो है हम लोग असेसमेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा है नर्सिंग निदान। अब नर्सिंग निदान कहने का मतलब है कि यह नर्सिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत नर्सिंग जो है आकलन द्वारा एकत्रित किया गए आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण करके रोगी की स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे नर्सिंग निदान में होता यह है कि प्रथम वाला जो आकलन वाला था उसमें जो भी चीज़ कलेक्शन किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचना, जो भी चीज़ें का इकट्ठा किया जाएगा हिस्ट्री, उसके आधार पर नर्स जो होती है नर्सिंग में जो है क्या किया जाता है कि विश्लेषण करके जो भी स्वास्थ्य समस्या का पता लगता है उसको निश्चित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या होगा, बीमारी को निश्चित किया जाता है, यानी स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे यही चीज़ें हैं, समझ गए। अब इसका क्या उद्देश्य होता है आपके सामने में है कि नर्सिंग आकलन में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना, रोगी के समान स्वास्थ्य का क्रिया स्तर की जांच करना, रोगी के असमान क्रियाओं को पहचानना, नर्सिंग निदान को क्रमबद्ध करना, तथ्यों को क्रियान्वय करना, ये दूसरे स्टेप नर्सिंग निदान में किया जाता है। ओके, आगे है योजना। अब तीसरा स्टेप है योजना। अब योजना में होता यह है कि जैसे यह तीसरा स्टेप है, इसके अंतर्गत रोगी के क्या आवश्यकता है, बीमारी से जुड़ी हुई, देखभाल से जुड़ी हुई उससे क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो है रोगी को जो है क्या किया जाता है, योजना बनाया जाता है। समझ गए। और पहले जो है उसका प्राथमिकता दिया जाता है, जो सबसे गंभीर हो उस चीज़ का पहले योजना बनाया जाता है, पहले उसका देखभाल किया जाता है। तो यही योजना बनाना प्लानिंग होता है, जहाँ पे फिक्स किया जाता है कि कैसे हमें देखभाल करना है, कौन से रोग का पहले किससे देखभाल, किस मरीज को पहले देखभाल करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लानिंग बनाने के लिए जो है प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है कि पहले किससे प्रायोरिटी देना है। दूसरा है आसान्वित परिणाम, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो ये जो है आपके प्लानिंग होता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना भी जो है प्लानिंग के अंदर ही आता है, जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि मरीज को क्या क्या देना है, क्या सुविधा देना है, क्या देख रेख देना है, किस मरीज को सबसे पहले हमें देख रेख करना है। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये प्लानिंग में तय किया जाता है। ओके,
एंड चौथा है क्रियान्वय इम्प्लीमेशन। इम्प्लीमेशन यह चौथा स्टेप होता है और इसके अंतर्गत नर्स अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके जो है वह क्या करती है, वह काम को शुरू करती है। मीन्स जो भी प्लानिंग बनाई है, जो भी योजना बनाई है, उस पर काम करना शुरू करती है चौथे स्टेप क्रियान्वय में। यानी मरीज को देख रेख, उनके सभी गतिविधियों पर ध्यान देना, रक्षा करना, तमाम चीज़ों का देखभाल करना शुरू कर देती है। इस चौथे स्टेप में बीमारी के हिसाब से देख रेख करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। क्रियान्वय का क्या उद्देश्य है? क्रियान्वय का उद्देश्य है नर्सिंग योजना एवं योजना के चरणों को बनाना यहाँ पे, ठीक है। रोगी के उपचार उपलब्ध कराना, रोगी के लिए प्राथमिकता निश्चित करना कि पहले किससे देखना है, नर्सिंग सेवा उसके चरणों को क्रियान्वित करना, मरीज का पुनः निर्धारण रीअसेसमेंट करना। तो ये जो है प्रक्रिया चरण जो है चौथा क्रियान्वय। क्रियान्वय का मतलब क्या होता है कि काम को शुरू कर देना, ठीक है ना। तो यही होता है चौथा चरण में। पाँचवा है इवैल्यूएशन, और यह पाँचवा व अंतिम आखिरी चरण है जिसमें नर्स द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग क्रिया के बारे में निष्कर्ष जो है निकाला जाता है। समझ गए। अब इसमें निष्कर्ष निकालने का अर्थ है कि 1 से लेकर जो 4 स्टेप तक जो भी नर्स काम की है, इस चारों स्टेप का क्या क्या परिणाम मिला है, क्या कुछ पॉजिटिव परिणाम मिला है या फिर मरीज में कोई सुधार नहीं हुआ है, जो भी देख रेख अभी तक हुआ उससे मरीज में कोई सुधार हुआ भी, या ऐसे ही जो है यह प्लानिंग, यह जो है चरण चल रहा है। अगर मरीज को सुधार हुआ है तो ठीक होता है, अगर नहीं सुधार है तो पुनः शुरू से जो है क्या करते हैं, ये चरण को शुरू करते हैं। तो यही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि अपने रिजल्ट को भांपना, समझने चीज़ों को, कि रिजल्ट देखना कि हमने जो पढ़ाई किया उस हिसाब से मेरे रिजल्ट आए हैं या नहीं आए। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की तुलना करना। ओके, सेवा योजना में भूल की पहचान करना। ठीक है, आगे है प्रक्रिया के प्रभावों व दुष्प्रभावों का पता लगाना, नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा करना। तो ये जो है आपके इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना से संबंधित है। तो मैंने यहाँ पे पाँचों चरण बता दिया, पाँचों चरण का क्या मतलब है मैंने बता दिया, और यह पाँचों चरण किस काम लिए आता है मैंने ये सब बता दिया। बाकी PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ टोटल मैंने इसको इंग्लिश में दे दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो भी इंग्लिश वाले डियर है अपना इंग्लिश में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सोचिएगा मैं लाइन बाय लाइन करके एकदम एक एक चीज़ रटा दूँ तो ये कोई नहीं आपको करा पाएगा। समझ गए। कॉलेज में देते हैं 2-2 लाख 4-4 लाख फीस देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। कोई गारंटी रहता है? नहीं। और यहाँ पे मैं आपको इतना मेहनत करके PDF सब चीज़ वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, खुद से थोड़ा नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर बेकार है। समझ रहे हैं चीज़ों को। आप खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि 5 चरण है तो 5 चरण को कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ बता ही दिए। अगर मान के आपको डिटेल में नहीं आता है तो कम से कम 5 चरण तो लिखिएगा ना। 5 चरण या किस किस पाँचों चरण का क्या मतलब है, इतना तो लिखिएगा ना। तो यही सब चीज़ लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। प्रश्न है मेरा, अब आगे प्रश्न वो आएगा, वो भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न इसके साथ में ही पूछता है कि सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीज के नर्सिंग देखभाल। ठीक है, क्या है कि सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल, मतलब एक सर्जरी वाला पेशेंट है, वह सर्जिकल ICU जो वार्ड होता है, इस ICU वार्ड में भर्ती है। ठीक है, ICU में कौन भर्ती होता है? क्रिटिकल। तो एक सर्जरी वाला क्रिटिकल पेशेंट है जो ICU वार्ड में भर्ती है, तो उसको हम देखभाल कैसे करेंगे, चलिए हम दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्या है कि रोगी के जैविक चिन्ह व श्वसन मार्ग को चेक करना। क्या चीज़? कि रोगी के जैविक चिन्ह यानी वाइटल साइन और श्वसन मार्ग को चेक करना। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट है, कहीं भर्ती है, तो पहला नर्स का यही दायित्व होता है कि वह वाइटल साइन, जैविक चिन्ह को, श्वसन मार्ग को चेक करते रहे हमेशा समय समय पर। आगे है, चूंकि यह एक सर्जिकल पेशेंट है तो कहीं ना कहीं उससे घाव होगा ही होगा, तो घाव की ड्रेसिंग और ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना चाहिए कि कहीं से सर्जरी वाले स्थान से कोई मवाद पस तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, IV ट्यूब, ठीक है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कैथेटर आदि का देखभाल करें। अब सर्जिकल पेशेंट ICU में भर्ती है तो डिफिनिट है सर्जरी हुआ है, तो IV ट्यूब भी लगा होगा, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी लगा होगा, कैथेटर भी लगा होगा, तो इन सब का भी देखभाल करेंगे। ठीक है, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करना व बेड शोर से बचाने के लिए बार बार स्थिति बदलना। अब बेड पर पड़ा पेशेंट है तो कहीं ना कहीं उससे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्थिति चेंज करना पड़ेगा। आगे है, चिकित्सा के आदेशानुसार IV ड्रिप द्वारा फ्लूइड प्रदान करना। क्या चीज़? डॉक्टर के आदेशानुसार IV ड्रिप द्वारा फ्लूइड प्रदान करना। ठीक है, आगे है कि रोगी के पोषण स्तर को जांच करना। क्या चीज़? कि रोगी के जो पोषण स्तर है उसको जांच करना। रोगी को इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना, मतलब रोगी अगर जितना पानी पी रहा है उस हिसाब से टॉयलेट वो अपना त्याग रहा है या नहीं त्याग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से भोजन कर रहा है तो उसका मल उतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इनटेक आउटपुट चार्ट का मतलब यही होता है कि जितना लिया है उतना दे रहा है कि नहीं। ठीक है,
किसी भी प्रकार की अगर असमानता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना है, यह भी जो है एक देखभाल का हिस्सा है। रोगी के शरीर में द्रव आयतन के समान स्तर को बनाए रखना। अब बॉडी में जो भी फ्लूइड है, जो द्रव है, उसके आयतन को समान स्तर पर बनाए रखना। ठीक है। रोगी के आवश्यकता अनुसार व्यायाम करना। क्या चीज़ कि रोगी के आवश्यकता अनुसार जो है नीड के हिसाब से एक्सरसाइज करना। यह जो है आपके क्या है, यह 10 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, तो ये एक सर्जिकल वाले पेशेंट के लिए देखभाल था। आपके मन में और सारे अगर देखभाल से रिलेटेड पॉइंट बने तो आप इस 10 के अलावा 20 तक भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन लॉजिकल वाला लिखिएगा, फालतू के पॉइंट लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसा लिखिएगा कि हाँ वास्तव में एक सर्जिकल वाला पेशेंट और ICU वाला पेशेंट है, उसको ये देखभाल हो सकता है। तो वैसे आप बिल्कुल 20 तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि हाँ इस प्रकार से सोच सोच के लिखिएगा। ठीक है। स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे घटक है, जो तत्व जो है जो स्वास्थ्य को निर्धारित करेगा कि आपका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा या गड़बड़ रहेगा, कौन कौन से ऐसे घटक है, तत्व है। ठीक है। तो चलिए इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जो स्वास्थ्य को आपको जो है अगर उसका अच्छा होगा तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा, अगर वो गड़बड़ होगा तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। कौन कौन से ऐसे तत्व है, बहुत आसान है, इसको लिखना भी आसान है और याद करना भी आसान है। समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले एक चीज़ जान लीजिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। ठीक है ना। सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक कारकों के अतिरिक्त कई और निर्धारक का भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है। निर्धारक का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य को निर्धारित करता होगा कि अगर ये सब चीज़ें अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, अगर ये सब चीज़ें गड़बड़ होगा तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। समझ गए ना। यह प्रभावित करता है आपको स्वास्थ्य को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेनली रूप से जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक और पर्यावरण, ये सब कारक होता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसके साथ में और सारे पॉइंटें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है जैविक कारण। पहला कौन सा कारण है, जैविक कारण है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला जैविक कारण आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें कुछ ऐसे बीमारी होता है, कुछ ऐसे उनके स्वास्थ्य गड़बड़ आता है जो उनके अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जैसे बहुत सारे बीमारी है जो अनुवांशिक होते हैं, जैसे मानसिक प्रॉब्लम भी अनुवांशिक हो सकता है, मानसिक बीमारी, मधुमेह भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, डिप्रेशन भी एक मानसिक रोग ही होता है। तो ये सब बायोलॉजिकल कारण होता है जो व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, और ये जो है जैविक कारण व्यक्ति को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को। समझ गए। तो पहला हो गया। दूसरा है पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि आपके आसपास जहां आप रहते हैं वहां का अगर पर्यावरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, अच्छा होगा तो आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण का। अगर वहां का पर्यावरण गंदा होगा, वहां का पर्यावरण बहुत खराब होगा तो आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर छोड़ेगा। समझ गए ना। तो यह स्वास्थ्य को निर्धारित करता है पर्यावरण भी। समझ गए। चलिए तीसरा है व्यवहारिक निर्धारण। अब आपका व्यवहार भी जो है आपके स्वास्थ्य को जो है क्या करता है, निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? तो ये जो व्यवहार होता है ना, यह आपके मानसिक क्रियाओं को निर्धारित करता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है वहाँ पे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से समर्थता होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए करने में, वही स्वास्थ्य होता है। तो मानसिक भी इंक्लूड है वहाँ पे। तो यानी मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे कब होंगे? तो जब आपका व्यवहार जो है अच्छा होगा, आपका बिहेवियर जो होगा, किसी के साथ समायोजनशीलता होगा, विभिन्न प्रकार के आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, तो जो है आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। समझ गए ना। और जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके शरीर पर जो है आपके शारीरिक रूप से भी अच्छा कंट्रोल हो पाएगा। तो ये व्यवहार भी आपके जो है क्या करता है, चेंजेज करता है स्वास्थ्य में। समझ गए, निर्धारित करता है। चौथा यहाँ पे देखिएगा सामाजिक आर्थिक निर्धारक है। अब सामाजिक मतलब जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारक का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य को जो है आपके समाज और आपके आर्थिक, मतलब आप कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल मजबूत है या नहीं है, तो ये इकोनॉमी भी आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जैसे किसी को जो है बहुत ही गहरा जो है बीमारी हो गया, उसका स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस कंडीशन में उसको अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है, अच्छे देखरेख की ज़रूरत होती है, अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तभी जाके ठीक होगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जिनको इकोनॉमिकल वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं आर्थिक रूप से, तो जो है और सामाजिक रूप से नीचे तबके के होते हैं, तो उस कंडीशन में न उनके पास पैसा है, न उनका समाज में कोई ऊंचा स्तर है जिससे जो है लोग उनको मदद करें। तो ये जो है आपके सामाजिक और आर्थिक जो है आपके निर्धारित करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। समझ गए ना। अगर आपके पास पैसा है, धन अच्छा है, तो आप स्वास्थ्य को बेटर बना के रख सकते हैं। समझ गए ना। अगर समाज में अगर आपका अच्छा ओहदा है, समाज में अगर अच्छा आपका पहुँच है, तो आपके लोग जो है
अच्छे से आपके साथ सब चीज़ करेंगे, समझ गए ना। तो ये सामाजिक आर्थिक निर्धारण होता है, समझ गए। पांचवा देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। अब जो है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में या आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हो या सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटल में अगर स्वास्थ्य सेवा का जो सिस्टम है अगर वहाँ का अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य भी है बेटर होगा। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप जाएंगे वहाँ पे अच्छा सुविधा मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य जो है जल्दी सही हो जाएगा और आप फिट हो जाएंगे। लेकिन आपके आसपास में जो भी चाहे सरकारी या सरकारी का तो प्राइवेट का तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकारी है, सरकारी हॉस्पिटल में अगर अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छा सेवा नहीं है तो फिर जो है वहाँ पे अगर माने गए डॉक्टर का कमी है, नर्सेज का कमी है, इक्विपमेंट का कमी है, दवाई का कमी है, रिसोर्सेज का कमी है, मतलब संसाधन का कमी है, तो इस हिसाब से वो जो सेवा है वह क्या होगा आपके लिए अधूरा होगा और वो आपके स्वास्थ्य को कभी भी सही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी जो है आपके क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए तो जाके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हेल्थ सर्विस सिस्टम भी जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। ओके, चलिए छठा है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली का मतलब होता है कि राजनीतिक एवं राजनीतिक प्रणाली का सामाजिक वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य निर्धारण राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। सरकार की नीतियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन दोनों स्तरों पर प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि जन स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया जा सके। आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण निर्धारण में प्रभावी योगदान है, ठीक है ना। देखिए, राजनीतिक प्रणाली का मतलब होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम। अब जिस राज्य का जिस क्षेत्र का पॉलिटिकल मजबूत होता है वहाँ का पक्ष विपक्ष अगर मजबूत है तो वहाँ के कमियों को जो है खोजता है और उसको जो है दूर करने का प्रयास करता है और सरकार उस पर अमल भी करती है। लेकिन जहाँ का पॉलिटिकल अगर कमज़ोर होगा पॉलिटिकल सिस्टम तो वहाँ का जो विपक्ष होगा न वो खोजेगा कमियों को और न जो सरकार होगा न उस पर ध्यान देगी, समझ गए ना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक आता है हमारे लोगों के लिए और सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे ही जो है चलते रहेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल प्रणाली भी अच्छा होना उस राज्य का या उस जगह का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य को बेहतर निर्धारित करने में, समझ गए। चलिए, सातवां है अन्य निर्धारक हो सकता है। अब कुछ ऐसे अन्य निर्धारण चीज़ें हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित कर सकता है, जैसे सांस्कृतिक हो गया, जीवन लाइफ स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम ऐसे चीज़ें होते हैं जो अन्य निर्धारक में आता है जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो कि अगर ये चीज़ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर ये चीज़ें खराब हो जाएगा तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब जो है आपके कुल 7 पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे समाप्त। ओके, चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए पोषण कारक, अन्य कारक में पोषण कारक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तमाम कारक अन्य कारक में हो जाएगा। ओके, चलिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोग या बीमारी से क्या मतलब है, रोगों का वर्गीकरण करें, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि रोग क्या होता है, व्हाट इज इलनेस, क्लासिफिकेशन द इलनेस। मतलब आपसे पूछ देगा बीमारी या रोग के वर्गीकरण करें या इसके बारे में लिखे 5 नंबर में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि रोग होता क्या है और रोग का वर्गीकरण कौन कौन सा है। चलिए हम लोग देखते हैं, परिभाषा देख लीजिए। देखिए, एक वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा, समझ गए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो बहुत चर्चित डिक्शनरी है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बीमारी या अस्वस्थता। अस्वस्थता क्या है, मतलब आप जो है जब भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपका शरीर का अंग या शरीर जो है काम करने में जो है असमर्थ होने लगता है, समझ गए ना। वो अंग प्रभावित होने लगता है, समझ गए ना, या शरीर प्रभावित होने लगता है, जिससे आपके ज़िंदगी में जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित होने लगता है, गड़बड़ी होने लगता है तालमेल में, समझ गए ना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। मैंने पहले ही बताया कि बीमारी या अस्वस्थता, समझ गए ना, इलनेस, रोग या बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे शरीर या तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा या शरीर का कोई अंग जो है प्रभावित होगा। तो उस कंडीशन में शरीर या शरीर के अंग जो है कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लगता है, समस्या होने लगता है, समझ गए। जो और इसी को जो है हम लोग रोग कहते हैं या बीमारी कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है ना, देख लीजिए, अस्वस्थता या बीमारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूरे शरीर के क्षति पहुंचती है तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ होता है। वेबस्टर ने कहा
डिक्शनरी जो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड वाला है, तो ऑक्सफोर्ड वाला का बिल्कुल सही है वो, चूँकि जो बीमारी होता है वह आपके शरीर, संपूर्ण शरीर भी प्रभावित होता है या शरीर के कोई अंग भी प्रभावित होता है, समझ गए ना। अगर संपूर्ण शरीर नहीं प्रभावित हुआ तो शरीर का कोई अंग प्रभावित हो जाएगा, जैसे किडनी खराब होना, लीवर प्रॉब्लम, पेट प्रॉब्लम, ठीक है ना, कान का प्रॉब्लम, सर का प्रॉब्लम, तो ये सब एक स्पेसिफाइड ऑर्गेन है, समझ गए ना। और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी से रिलेटेड जो है कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न होता है। तो ये तो ऑक्सफोर्ड ने कहा। लेकिन वेबस्टर ने कहा, वेबस्टर जो डिक्शनरी है, इन्होंने कहा कि यह भी एक अस्वस्थता है। अस्वस्थता या बीमारी भी एक प्रकार से अवस्था ही है, सिचुएशन ही है, जिसमें संपूर्ण शरीर को क्षति पहुंचता है, मतलब लॉस होता है, तथा व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ रहता है, समझ गए, बाधित होता है। और वही जो है वेबस्टर ने कहा, समझ गए ना। चलिए समझ गए, चलिए ये रोग के बारे में समझ गए आप लोग, देख लीजिए। अब बीमारी का वर्गीकरण देखिए, बीमारी का जो वर्गीकरण है ओनली 2 पार्ट में किया गया है, ओनली 2 पार्ट में इसका वर्गीकरण। रोग या बीमारी को, अवस्थाओं को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको 2 भागों में मात्र बांटा गया है। पहला है, एक है एक्यूट इलनेस और एक है क्रोनिक इलनेस। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये एक्यूट और क्रोनिक बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सब बीमारी समय एक्यूट क्रोनिक आता है। एक्यूट वो बीमारी होता है जो कम समय के लिए होता है लेकिन अचानक से उत्पन्न होने वाला होता है, समझ गए ना, तो ये जो है एक्यूट होता है। लेकिन जो क्रोनिक किसी में होता है प्रॉब्लम, तो वो बीमारी लंबे समय से चले आ रहा होता है, वर्षों लगता है, 10 साल, 20 साल, साल भर, 2 साल, 4 साल, तो ये जो है क्रोनिक में आता है, समझ गए। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से अचानक पीड़ित हुआ हो या अचानक से उत्पन्न हुआ हो तो एक्यूट होता है, समझ गए ना। और यह तेजी से उत्पन्न होने वाला अस्वस्थता होता है, जिसमें व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए जो है प्रभावित होता है, समझ गए ना। ये बीमारी कम समय के लिए होती है, इसके लक्षण बड़ी ही तीव्रता के साथ दिखाई देता है, देने लगते हैं और बड़ी तीव्रता के साथ भी खत्म हो जाता है। जो एक्यूट होता है, जो कम समय वाला बीमारी होता है, वह अचानक से व्यक्ति पर हमला होता है और वह जो है बड़ा तेज़ी से वो लक्षण भी दिखाई दे देता है और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है, एक्यूट वाला, समझ गए ना। उसके बाद जो जीर्ण है, क्रोनिक वाला है, तो ये क्रोनिक वाला जो होता है यह धीरे धीरे शरीर में प्रभावित करता है, शरीर को अस्वस्थ करता है, जिससे व्यक्ति का कार्य प्रभावित होता है और इसका लक्षण भी जो है जल्दी नहीं दिखता है और यह जो है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय लगता है और यह क्रोनिक समय होता है, क्रोनिक इलनेस होता है। तो बीमारी के वर्गीकरण देख लिए कि 2 प्रकार से बीमारी मनुष्य में रहता है, समझ गए। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि रोग या बीमारी के कारण क्या होता है, बीमारी में व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा कि रोग होता क्या है, रोग का वर्गीकरण करें, रोग का क्या कारण है, ठीक है ना, और बीमार व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं, या यूँ कहा जाए कि रोगियों का कौन कौन से लक्षण होते हैं बताइए। तो 10 नंबर में ऐसे पूछेगा और अलग अलग पूछेगा तो लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग रोग का कारण देखते हैं। देख लीजिए, ये जो हम लोग यहाँ पे जो रोग के कारण देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो 3 कारण, रोग, किसी भी रोग के उत्पन्न होने में ये 3 कारण होता ही है, समझ गए ना। ये 3 कारण के बिना जो है आपके रोग उत्पन्न नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये जो है 3 कारण, जब 3 कारण में से कोई भी एक कारण अगर अनुपस्थित होगा तो फिर किसी भी व्यक्ति में रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तीनों कारण होने के बाद ही किसी में रोग उत्पन्न होता है। पहला कारण परपोषी यानी होस्ट, आयु, प्रतिरक्षा, अनुवांशिकता, पोषण, ये सब जो है परपोषी होता है, होस्ट होता है। जो व्यक्ति में जो है नहीं होगा तो ये रोग नहीं होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा है वातावरण। अब आपके आसपास कैसा वातावरण है, ये वातावरण भी बहुत बड़ा कारण निभाता है किसी के रोग उत्पन्न होने में। जैसे भौतिक वातावरण, जीव विज्ञान वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सब वातावरण होता है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, समझ गए। तो पहला क्या देखे, परपोषी देखे, समझ गए, दूसरा वातावरण देखे हैं और तीसरा रोग कारक देखे हैं, समझ गए ना। रोग कारक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कुछ कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना। उसके बाद है आपका फंगस, प्रोटोजोआ, समझ गए ना। तो ये सब जो है रोग कारक होता है, जो अंदर प्रवेश करके शरीर में रोग को उत्पन्न करता है, समझ गए। तो ये जो है 3 होता है जो जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, समझ गए ना, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि बीमार व्यक्ति में पाए जाने वाला कौन कौन से लक्षण होता है, समझ गए। चलिए हम लोग लक्षण देखते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें क्या क्या कितने लक्षण होते हैं। तो आप लोग को पता है कि बीमारी के अनुसार लक्षण प्रकट होता है, तो बहुत सारे लक्षण होता है। हर एक बीमारी में जो है तमाम तरीके के लक्षण दिखाई देता है। एक बीमारी होगा लेकिन उसमें जो लक्षण होगा बहुत सारे लक्षण हो जाता है। तो बहुत सारे लक्षण होता है, देख लीजिए एक रोगी में कौन कौन से लक्षण हो सकता है।
जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना तो बुखार होगा, श्वसन दर कम जाना, समझ गए ना, हृदय दर कम बढ़ जाना, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद रक्तचाप बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, जी मचलना, ठीक है ना, उसके बाद उल्टी होना, ये सब लक्षण होता है तमाम तरीके के। नाक बहना, भूख का कम लगना, चक्कर आना, छींके आना, खांसी आना, गले में खराश होना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, शरीर का पीला पड़ना, चकत्ते होना, कब्ज रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, निगलने में परेशानी, दस्त होना, तो तमाम तरीके के जो है आपको लक्षण दिखता है किसी भी रोगी में, समझ गए ना। तो इसके अलावा भी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका लक्षण कैसा होगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया 3 कारण हो गया रोग उत्पन्न होने का, समझ गए ना, परपोषी, रोग कारक और वातावरण, तीनों कारक हो गया रोग उत्पन्न होने का। और बाकी लक्षण यहाँ पे हो गया। रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्यूट और क्रोनिक, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अस्पताल में भर्ती होने का क्या मतलब है, इसके जो है भर्ती होने का उद्देश्य और प्रकार भी लिखे। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भर्ती या छुट्टी के ऊपर, समझ गए ना, कि अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती होने का प्रकार और मतलब लिखे 5 नंबर में, समझ गए, तो लिख दीजिएगा। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो भर्ती और छुट्टी दोनों को एक साथ कंबाइंड करके पूछेगा, कहेगा कि किसी पेशेंट रोगी को अस्पताल में भर्ती और छुट्टी के क्या मतलब होते हैं, प्रकार लिखते हुए इसके प्रक्रिया को भी लिखे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, देख लीजिए परिभाषा इसका क्या है। तो देखिए किसी रोगी को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है, कॉमन सेंस लगाइए। तो जब वो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, जब उससे जो है अपने से जो है वो किसी भी काम को करने में अस्वस्थ होता है, असमर्थ होता है, उसके जो है जांच कराना हो, देख रेख की ज़रूरत हो, पेशेंट किस मरीजों को जो है डॉक्टर, चिकित्सक और नर्स के देखरेख में उसे देखभाल की ज़रूरत हो, समझ गए ना, या फिर अचानक से हुए कुछ हमले के कारण या दुर्घटनाएं के कारण जो है उसे भर्ती करने की आवश्यकता होती है, समझ गए ना, तो पेशेंट जो है भर्ती होता है। रोगी को उसके रोग के निदान व उपचार के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने को ही भर्ती कहते हैं, समझ गए ना। जो रोगी होता है उसको उसके रोग के निदान और उपचार के लिए अस्पताल में जो प्रवेश और जो दाखिला दिया जाता है उसी को जो हम लोग एडमिशन यानी भर्ती कहते हैं, समझ गए। इसके अंतर्गत रोगी का जांच करना, बीमारी का निदान व इलाज करना, सेवा का देखभाल करना आदि चीज़ें शामिल होता है, और यही जो है भर्ती होता है। भर्ती इसीलिए ना होता है पेशेंट, समझ गए, तो ये आपका भर्ती हो गया, समझ गए ना। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या होता है, भाई भर्ती क्यों किया जाता है पेशेंट को अस्पताल में, तो इस चीज़ को आप नहीं लिखेंगे। उद्देश्य का मतलब क्या, कि आपसे पूछ रहा है कि ये क्यों भर्ती किया जाता है, किसी भी पेशेंट का भर्ती करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है। तो आपसे जितना लिखने का पार लगेगा 5 से 10 लाइन 15 लाइन जितना लिखा सकता है लिख सकते हैं। जैसे पेशेंट को जाँच करना, निदान करना, ठीक है, पेशेंट को उचित देखभाल प्रदान करना, उचित वातावरण तैयार करना, ठीक है ना, पेशेंट के जो है संपूर्ण चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने में, नर्स मरीज के बीच संबंध स्थापित करने में, आरामदायक वातावरण प्रदान करने में, रिपोर्ट का निरीक्षण लगातार करने के लिए, ठीक है ना, मरीजों को संक्रामक यानी आइसोलेशन के लिए, समझ गए ना, समझ गए, उचित देखभाल परिवर्तन, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, समझ गए, तमाम चीज़ें, सर्जरी के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए भर्ती किया जाता है। तो सारा चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका उद्देश्य हो गया। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे भर्ती का प्रकार देख रहे हैं कि भर्ती का कौन कौन सा प्रकार होता है। पहला भर्ती जो होता है वह समान भर्ती होता है। समान भर्ती का मतलब होता है कि समान भर्ती का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट है वो ओपीडी में दिखाने आया, ठीक है ना, तो वो ओपीडी में दिखाने आता है, मतलब वह जो है समान देखभाल अपना कराने आता है। वो सोचता है कि हम दिखा लेंगे और फिर अपने घर चल जाएंगे, लेकिन होता यह है कि जब वो डॉक्टर उसके चेक उक करवाते हैं, जब उसके रिपोर्ट वगैरह देखते हैं तो डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये बीमारी इसके जो है खतरनाक है और ये जो है इसको और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि तुम जो है आईपीडी में भर्ती हो जाओ, वार्ड में भर्ती हो जाओ जो है, और डॉक्टर के देख रेख में, नर्स के देख रेख में कुछ दिन भर्ती रहना है, और फिर जो नॉर्मल हो जाओगे, समान हो जाओगे, तो फिर जो है छुट्टी किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के रोगी को समान भर्ती होता है, जिसको जो है इमरजेंसी से हट के होता है, लेकिन उसको जो है चिकित्सीय देखभाल के, नर्स के देखभाल के निगरानी में उसे जो है सारा चीज़ें होना रहता है, तो इसलिए जो है उसे समान भर्ती किया जाता है अस्पताल में, समझ गए। या किसी को प्री प्लानेड सर्जरी करना हो, पहले से योजना बनाया हो सर्जरी के लिए, तो उसके लिए भर्ती किया जाता है, समझ गए ना। तो ये सब जो है समान भर्ती रूटीन एडमिशन होता है, समझ गए। चलिए जैसे किसी को डायबिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, तो इस कंडीशन में जो उसको इलाज होता है वो जो है समान भर्ती से किया जाता है, समझ गए।
दूसरा होता है इमरजेंसी एडमिशन होता है, जैसे किसी को अचानक से क्षति पहुँचे, दुर्घटना, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या प्रसर्व या पॉइजनिंग खा लिया हो, मतलब पॉइजन खा लिया हो, तो इस सब कंडीशन में जो है अचानक से उसको जो है देख रेख की ज़रूरत होती है, और वो भी तत्काल ज़रूरत होती है देख रेख के आपातकालीन में, इसलिए इसे इमरजेंसी में एडमिशन वैसे पेशेंट को किया जाता है। तो दूसरा हो गया आपातकालीन भर्ती, समझ गए। चलिए तीसरा है स्थानांतरण भर्ती। स्थानांतरण भर्ती का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट पहले मेडिसिन वार्ड में भर्ती था, तो उसको जो है अब सर्जरी का ज़रूरत है, उसे सर्जरी होना है, तो उसे मेडिसिन वार्ड से जो है क्या करेगा कि ये सर्जरी वार्ड में सर्जरी के यूनिट में रेफ़र कर देगा। तो ये इसी प्रकार से स्थानांतरण होता है। या फिर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखा रहा है, भर्ती है, तो उससे जो है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उससे जो है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और वहाँ जाने के बाद जो वहाँ एडमिशन होगा, तो वो जो एडमिशन होता है वह स्थानांतरित भर्ती होता है, यानी ट्रांसफ़र वाला एडमिशन होता है, समझ गए। तो ये जो है आपका 3 तरीका से भर्ती किया जाता है, समझ गए। चलिए अब इस भर्ती में एज ए नर्स को क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो ये जो है लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। मैं ये नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि भर्ती के प्रक्रिया में नर्स का क्या क्या भूमिका होता है, बताइए। तो एक नर्स जो है किसी भी पेशेंट को भर्ती करने में क्या क्या कर सकती है, समझ गए ना। उसके एडमिशन से लेकर और उसको जो है जब ट्रीटमेंट चालू हो जाए उस समय तक जो है उसको भर्ती में क्या क्या नर्स योगदान देगी, क्या क्या हेल्प करेगी मरीज को, तो सारा चीज़ें लिख देंगे पॉइंट बाई पॉइंट में, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे छुट्टी देखते हैं, छुट्टी की प्रक्रिया क्या है और छुट्टी का उद्देश्य या प्रकार क्या होता है। सेम जो है भर्ती का उल्टा होता है, उद्देश्य भी लिखेंगे भर्ती में तो क्यों किया जाता है, और उसके उल्टा जो है हम लोग छुट्टी में लिख देंगे। छुट्टी का उद्देश्य क्या होता है कि अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, अब उसे जो है घर जाना है, समझ गए। तो उस कंडीशन में उससे जो है क्या क्या चीज़ें होगा, उस चीज़ को जो है उद्देश्य में लिख देंगे। बाकी पहले देख लीजिए कि ये छुट्टी का प्रक्रिया क्या होता है, समझ गए। मरीज के अस्पताल में उसकी असामान्य स्थिति में भर्ती करने के बाद उसका सही निदान व उपचार करने के बाद यदि उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तथा मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार हो जाए तो उसके बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है, समझ गए। देखिए अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो उस समय तो असामान्य स्थिति में रहता है, एबनॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट चलने लगता है भर्ती के बाद, उसका जो है निदान, उसका उपचार जो है होने लगता है, और फिर जो है एक अच्छे स्वास्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, तो उसके बाद जो है उससे क्या किया जाता है, छुट्टी किया जाता है, समझ गए, डिस्चार्ज किया जाता है। ओके परंतु मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरीका से जांच ले कि मरीज पूरी तरीका से स्वस्थ और छुट्टी करने की स्थिति में है या नहीं। लेकिन जब छुट्टी करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है, डॉक्टर आते हैं, उसके पेशेंट के पूरे डिटेल को देखते हैं, और डॉक्टर को लगता है कि हाँ पेशेंट अब बिल्कुल जो है जाने वाला है, बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, तो या फिर इस कंडीशन में भी छुट्टी किया जाता है कि पेशेंट को अब कहीं और जो है भेजना है, यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो कहीं और भेजना है, तो उस कंडीशन में भी जो है जाँच पड़ताल करके और फिर जो है पेशेंट को देख लिया जाता है कि पेशेंट ठीक है या नहीं ठीक है, तो उस कंडीशन में ही जो है इसे रेफ़र किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। मरीज को छुट्टी देने से पूर्व मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज को तैयार किया जाना चाहिए, समझ गए। जहाँ भी छुट्टी दिया जाता है वहाँ पेशेंट को पहले अच्छी तरीक़ा से मेंटली और फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही रोगी की छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया ओके। अब छुट्टी प्रक्रिया या डिस्चार्ज का क्या क्या प्रकार है देख लीजिए। तो इसमें नॉर्मली आपको जो है 4-5 प्रकार याद रखना पड़ेगा। पहला है रिलीविंग है, पहला याद रखिएगा, छुट्टी के प्रक्रिया में रिलीविंग प्रक्रिया है। यह समान प्रकार का डिस्चार्ज कहलाता है। इसमें मरीज पूर्ण रूप से अपना इलाज करवाकर ठीक होकर तथा अस्पताल का पूरा बिल देकर यह डिस्चार्ज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला है रिलीविंग। रिलीविंग का मतलब है कि व्यक्ति पुनः रहने के लिए तैयार है, पुनः जो है वह जो है रहने के लिए तैयार है, अपना खुद स्वास्थ्य उसका बेटर हो चुका है, और यह एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, समान होता है, जिसमें डॉक्टर अपने जो है पूरा संतुष्टि के साथ मरीज को, व्यक्ति को जो है क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, समझ गए। इसमें मरीज बिल्कुल ठीक हो गया रहता है, तो ये रिलीविंग डिस्चार्ज होता है, समझ गए। चलिए दूसरा होता है लामा होता है। लामा मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें जो होता है लामा वाला में नाम से ही स्पष्ट है, लीव मतलब छोड़ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, और मेडिकल एडवाइस मतलब चिकित्सक के बिना किसी एडवाइस के अस्पताल छोड़ना। तो यह भी एक प्रकार के डिस्चार्ज ही होता है, समझ गए ना। लामा वाला चिकित्सक के सलाह के विपरीत काम करना। अब देखते होइएगा कुछ ऐसे पेशेंट और उसके घर वाले होते हैं जो अस्पताल में रहते रहते 2-4 दिन रहने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, बार बार जो है खुद से इधर उधर भागने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो मरीज होता है या उसके जो परिजन होते हैं वह खुद से जो है बिना किसी नर्स को, बिना किसी डॉक्टर को बताए खुद से जो है अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं, समझ गए। और जो है
तो ये जो है आपका वह जाना चाहता है, समझ गए, बिना किसी अति का। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट ऐसा करे, वह जाने लगे बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, तो फिर जो है वहाँ पे क्या करना चाहिए कि एक लेटर पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए उसके परिजन से और उस पेशेंट से, और परेशानी लिख देना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट है, फिर भी जो है पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल छोड़ के बिना किसी सलाह के, समझ गए ना। और इस कंडीशन में चूंकि इसके बाद जो है मरीज खुद जिम्मेदारी होगा अगर कुछ होगा तो ये होता है लामा, यानी चिकित्सक के विरुद्ध में जो है चिकित्सकों के सलाह के विरुद्ध जाना, समझ गए। चलिए दूसरा है निवेदन पर छुट्टी। अब निवेदन पर छुट्टी का मतलब है कि कभी कभी जो है डिस्चार्ज में अगर लेट होता है तो जो मरीज होता है या जो उसके परिजन होते हैं वह डॉक्टरों के जो है चिकित्सक से क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो है अब यहाँ से छुट्टी किया जाए, समझ गए। तो इस दौरान जो डॉक्टर होते हैं वह मरीज का अवलोकन करते हैं, चेक करते हैं, और मरीज ठीक पाया जाता है तो जो पेशेंट का जो निवेदन है उसे एक्सेप्ट करके और उससे जो है छुट्टी किया जाता है। तो ये होता है निवेदन पर छुट्टी यानी डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है चौथा है, और यहाँ पे देखिए चौथा आपका है वो है रेफरल और ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो छुट्टी किया जाता है वह एक होता है रेफरल और ट्रांसफ़र। जैसे किसी पेशेंट को मान गए टीबी का प्रॉब्लम है, तो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर टीबी का पेशेंट है और उसको इलाज नहीं हो रहा है और पेशेंट गंभीर होते जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसे जो है किसी स्पेशलिस्ट टीबी हॉस्पिटल में जो है उससे क्या किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस दौरान जो उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो वह रेफरल और ट्रांसफ़र वाला डिस्चार्ज होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा है एप्स कोडिंग। एप्स कोडिंग का मतलब है कि इसमें मरीज डॉक्टर नर्स अधिकारी को बिना बताए चुपके से अस्पताल से चला जाता है और अस्पताल का बिल भी नहीं देता है, जो कि एक चोरी के समान है। इसे एप्स कोडिंग कहते हैं, समझ गए ना। एप्स कोडिंग का मतलब होता है कि जो मरीज भर्ती है वह बिना बताए नर्स या डॉक्टर को या किसी अधिकारी को बिना बताए चुपके से अपना बेड छोड़कर चला जाता है, समझ गए। तो ये एप्स कोडिंग होता है और यह भी एक प्रकार का डिस्चार्ज ही होता है, छुट्टी का ही प्रकार है, समझ गए ना। भले वो एक गलत करता हो लेकिन यह एक प्रकार से छुट्टी ही है, समझ गए। छठा देखिएगा मृत्यु है। मृत्यु का मतलब होता है कि रोगी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होता है परंतु इससे उपचार व देखभाल के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है और उसकी स्थिति के कारण मृत्यु हो जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि उसका डिस्चार्ज किया जाता है, समझ गए। और यह भी मृत्यु भी एक प्रकार के क्या है, छुट्टी ही है, समझ गए ना। जिसमें मरीज गंभीर स्थिति में भर्ती होता है, उसका इलाज भी चला लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और वह व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो वह ऑटोमेटिक से जो है उसे डिस्चार्ज करना ही पड़ता है, समझ गए ना। तो ये जो है छठा जो है हो जाता है आपका मृत्यु, समझ गए। तो आप लोग समझ गए, रिलीविंग था, निवेदन पर था, समझ गए ना, लामा था, उसके बाद था एप्स कोडिंग था और मृत्यु है, समझ गए। ये सब जो है आपका छुट्टी का प्रकार है, समझ गए। और इसी प्रकार से छुट्टी के प्रक्रिया में एज ए नर्स क्या क्या चीज़ें हो सकता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनता है, कैसे चेक होता है, मरीज और परिजनों को क्या क्या चीज़ें बताकर भेजेंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है नर्स को छुट्टी के लिए लिखते हैं भूमिका, समझ गए, जो कि इसके बाद लिखेंगे, समझ गए। बाकी छुट्टी क्या होता है, छुट्टी का क्या प्रकार है, छुट्टी का क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए।